मैं बाघ के रूप में रीइंकार्नेट हो गया, लेकिन मेरी बस एक ही ख्वाहिश थी कि आराम से खाऊं, पीऊं और ऐश करूं। इसलिए मैंने खुद को सरकार के हवाले कर दिया। अगले ही दिन मैं पांजीवा जू पहुंच गया। मुझे देखते ही वहां का स्टाफ एकदम हैरान रह गया। सबके होश उड़ गए। उन्होंने पहले भी कई बाघ देखे थे, लेकिन ऐसा बाघ जिसे सच में टाइगर किंग कहा जा सके पहली बार देखा था। तो आखिर मैं खुद यहाँ क्यों आया? क्योंकि इस दुनिया में दोबारा जन्म लेने के बाद मुझे समझ आ गया था कि अपने इस आलसी और फ्रीलोडर नेचर के साथ मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता। बेसिक जरूरतें पूरी करना भी मेरे बस की बात नहीं थी। आधे हफ्ते से भी कम समय में मैं भूख से बेहाल हो चुका था। इसलिए ताकि मुझे बैठे बिठाए सब कुछ मिलता रहे, खाना सीधे मुंह तक आए, मैं आराम से धूप सेकता रहूं और अपने केयरटेकर पर ऐश करूं, मैंने पक्का फैसला किया और पांजीहुआ जू पहुंच गया ताकि कोई मुझे गोद ले ले। कुछ ही दिनों के अंदर पूरा जू लोगों से भर गया, क्योंकि सबने सुन लिया था कि 3 किलो का टाइगर किंग यहाँ आ गया है। हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कांच वाले एग्जीबिशन रूम पर पड़ा लाल कपड़ा धीरे धीरे हटाया गया और उसके पीछे मेरा विशाल नारंगी काले धारियों वाला शरीर दिखाई दिया। लेकिन 2.5 मिनट बीत गए, फिर भी किसी ने मुझे जरा सा भी हिलते हुए नहीं देखा। किसी ने कांच पर थपथपाया ताकि मेरा ध्यान उसकी तरफ जाए, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो नारंगी काला मांस का पहाड़ वहीं का वहीं पड़ा रहा। ये हिल क्यों नहीं रहा? ये सच में बाघ है भी या नहीं? तुम लोगों का टाइगर किंग कहाँ है? बस पीठ दिखाकर पड़ा हुआ है। उसी समय एग्जीबिशन रूम के अंदर एक जूकीपर हैजमेट सूट पहनकर हाथ में बाल्टी लिए अंदर आई। बिग ऑरेंज, अगर तुम अभी भी नहीं उठे तो बाहर वाले लोग बवाल मचा देंगे। लियू मेगमेग ने मुझे हल्का सा धक्का दिया, लेकिन मैं जरा सा भी नहीं हिला। मेरी आंखें अब भी बंद थी। आखिर में लियू मेगमेग ने हार मानकर बाल्टी से थोड़ा मांस निकाला और जमीन पर रख दिया। मोटा सा मेरा बाघ वाला सिर तुरंत हल्का सा हिल गया। कांच के दूसरी तरफ खड़ी लिंग शुए ये देखकर एकदम एक्साइटेड हो गई। एग्जीबिशन रूम के अंदर लियू मेगमेंग लगातार मांस दिखाकर मुझे अपनी तरफ लुभाने की कोशिश करती रही, लेकिन जैसे ही उसने मांस को कांच के पास उठाया, मैंने अचानक अपना सिर पीछे खींच लिया। बाहर खड़े टूरिस्ट को मेरा चेहरा ठीक से देखने का मौका ही नहीं मिला। आखिर इस बाघ का चेहरा गोल है या चौकोर? और फिर उनकी नजर दोबारा मेरे बड़े से पिछवाड़े पर जाकर टिक गई। उसी वक्त आंखें बंद किए हुए मैंने आखिर थोड़ा सा हिलना शुरू किया, लेकिन फिर भी मैं पलटा नहीं। मैं उठा, मुंह से मांस उठा लिया, दूसरी जगह जाकर फिर से लेट गया। मुझे उठते देखकर सारे टूरिस्ट दंग रह गए। ये बाघ सच में कम से कम 300 किलो का तो होगा, लेकिन फिर भी इसका चेहरा ठीक से देखने को नहीं मिला। हालांकि इसकी बॉडी देखकर इतना तो पक्का था कि यही असली टाइगर किंग है। मेरे थोड़ा सा हिलने के बाद बाल्टी पकड़े खड़ी लियू मैंगमेंग की आंखों में तुरंत आंसू आ गए और उसने अपना फोन निकालकर दाजू को कॉल लगा दिया। ये मुझे तंग कर रहा है, आज ओपनिंग डे है। ये बस जमीन पर पड़ा रहा और अपना पिछवाड़ा विजिटर्स की तरफ करके लेटा रहा। मैं इसे मांस खिलाने के लिए पूरी बाल्टी लेकर आई। मैंने इसे पलटने के लिए भी कहा, लेकिन ये बाल्टी उठाकर भाग गया और मुझे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। फोन मुझे दो, मैं इससे बात करती हूँ। बिग ऑरेंज आज बहुत ज्यादा शरारत कर रहा है। तुम किसी लड़की को ऐसे कैसे तंग कर सकते हो? ये लड़की अब मेरी फीडर नहीं रही, फिर भी सोचती है कि मुझे ऑर्डर दे सकती है। सपने देखती रहो। जैसे ही मैंने अपना सिर घुमाया, स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठी सिस्टर होंग तुरंत चिल्लाने लगी, तुम बदमाश बाघ, अब मेरी बात भी नहीं सुनते। मैंने बस अपना सिर दूसरी तरफ घुमाए रखा। दियाओ झुओ मांस से भरी बाल्टी उठाकर कोने की तरफ चल पड़ी। ये सब देखकर बाहर खड़े टूरिस्ट्स आपस में बातें करने लगे। उन्होंने पहले भी बहुत सारे बाघ देखे थे, लेकिन ऐसा बाघ जो अपने केयरटेकर का खाना वाली बाल्टी ही उठाकर भाग जाए, ऐसा पहली बार देखा था। दाजू फिर से भाग गया। स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठी सिस्टर होंगर गुस्से से भरी हुई थी। जाओ और मांस और फल लेकर आओ, चाहे तुम उसके पास मत जाओ, वो खुद तुम्हारे पास आ जाएगा, और जब आएगा तो सिर्फ खाने के लिए तुम्हारी बात मानेगा। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। उधर लिन शुएअर के लाइव स्ट्रीम रूम में जैसे ही ऑडियंस ने लियू मेंगमेंग को जाते देखा, उन्होंने तुरंत इस बारे में बातें करना शुरू कर दिया। वो जुकी पर लड़की कहाँ चली गई? कहीं गुस्सा होकर चली तो नहीं गई? ये मोटा बाघ सच में बहुत बदमाश है। लिन शुएअर ने देखा कि लाइव स्ट्रीम की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही है। उससे समझ आ गया कि यही सही मौका है। वो मुस्कुराकर बोली, असल में इस टाइगर किंग की केयरटेकर मेरी बेस्टी है। अगर आप लोग टाइगर किंग को और करीब से देखना चाहते हैं तो पहले मैं अपनी गर्ल से पूछ लेती हूँ। गैली के एंट्रेंस पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने हमें पहचान लिया, क्योंकि हम पहले मिल चुके थे। लिंग शुए ने तुरंत बड़ा दरवाजा खोल दिया। शुएर, तुम आ गई। आओ, इस बड़े टब में भरे संतरे उठाने में मेरी मदद करो। ये मेरी बिल्कुल नहीं सुन रहा। ये बदमाश बाघ सिर्फ मुझे ही तंग करता है। मैंग मैंग, तुम तो कह रही थी कि टाइगर किंग से तुम्हारी अच्छी बन रही है, फिर ये तुम्हारी बात क्यों नहीं सुन रहा? मुझे लगा था कि अब ये मुझ पर हमला नहीं करेगा। इसने मेरे हाथ से खाना ले लिया था, इसलिए मैंने सोचा इसने मुझे अपना मान लिया है।
इसे पता था कि इसे सिर्फ खाना ही पसंद है। तो अब क्या करो भी, इस मोटे ऑरेंज कैट को खाना और फल देकर मनाएंगे ताकि ये ठीक से बिहेव करे। सिस्टर होंगर ने कहा, जब तक इसके सामने खाना रहेगा ये मोटा ऑरेंज कैट अच्छी तरह बिहेव करेगा। इसके बाद दोनों ने दो भारी बाल्टियां उठाई और वापस एग्जीबिशन रूम की तरफ चल पड़ी। लिन शुएर भी सावधानी से उनके पीछे पीछे चलने लगी। हालांकि जू ने वादा किया था कि ये टाइगर किंग अब किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जानवरों के राजा के सामने आते ही लिन शुएर फिर भी घबरा गई। मैं आराम से मांस का एक टुकड़ा चबा रहा था कि तभी मेरी नजर उन दोनों खाने से भरी बाल्टियों पर पड़ी। मैं एक पल के लिए सच में चौंक गया। अरे, केयरटेकर सच में और खाना लेकर आ गई, तो फिर मैं भी पीछे क्यों हटूं? अगर सामने खाना रखा हो और तुम उसे ना खाओ तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। दाजू, इधर आओ, मेरे पास खाना है और तुम्हारा पसंदीदा फल भी। लियू मेगामिंग फल हिलाकर मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचने लगी ताकि मैं कोने से निकलकर एग्जीबिशन रूम के बीच में आ जाऊं और बाहर खड़े टूरिस्ट मुझे अच्छी तरह देख सके। लेकिन लियू मेगामिंग एक बात भूल गई थी। उसके सामने खड़ा ये मोटा बाघ भले ही बाघ हो, लेकिन उसके अंदर इंसान की आत्मा है और इसका दिमाग बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है। जैसे ही लियू मेगमिंग फल हिलाने लगी, मैंने तुरंत अपना मूव चला। एक ही झटके में फलों से भरी पूरी बाल्टी मुंह में दबोच ली और दो चार कदम में ही वापस अपने कोने में पहुंच गया। बाहर एग्जीबिशन के सामने ये नजारा देखकर सारे टूरिस्ट दंग रह गए। इतना स्मार्ट बाघ उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। उधर सबको लगने लगा कि ये ज़ूकीपर ही थोड़ी बेवकूफ है। बाहर लोगों की बातें सुनकर लियू मेंगमेंग से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपना चेहरा ढक लिया और रोती हुई एग्जीबिशन रूम से बाहर भाग गई। लिन शुएर ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बेस्टी को एक बाघ रुला देगा। उसी समय मैं आराम से सेब खा रहा था, तभी मेरी नजर पड़ी कि लिंग शुए अभी भी एग्जीबिशन रूम के अंदर खड़ी है। मैं तुरंत जमीन से उठ खड़ा हुआ। क्या चाहिए तुम्हें? भागो, जल्दी भागो, वो बाघ है। बाहर से लोगों की चीखें सुनकर लिन शुएर को आखिर होश आया। दरवाजा बस कुछ ही कदम दूर था, इसलिए जान बचाने के लिए भागना ही सबसे सही था। जिंदा रहने की पूरी कोशिश करते हुए लिन शुएर लड़खड़ाते हुए एग्जीबिशन रूम से बाहर निकल गई। जैसे ही उसने राहत की सांस लेनी चाहिए, उसे लोहे का दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो एग्जीबिशन रूम का दरवाजा पहले ही बंद हो चुका था। कितनी बेवकूफ औरत है, खाना खाते वक्त भी चैन से नहीं रहने देती। बिग ऑरेंज ने दरवाजा बंद किया और बड़े आराम से वापस खाने वाली बाल्टी के पास चला गया। फिर आराम से खाना खाने लगा। ये देखकर सारे टूरिस्ट फिर से दंग रह गए। उन्हें लगा था कि बाघ किसी पर हमला करने वाला है, लेकिन अगले ही पल उनकी सोच पूरी तरह गलत साबित हो गई। उधर एग्जीबिशन हॉल के पीछे बने स्टाफ ब्रेक रूम में सिस्टर होंग, बिग फैट ऑरेंज हमेशा मुझे ही तंग करता है। स्क्रीन पर लियू मेगमेन को फूट फूट कर रोते हुए देखकर सिस्टर होंग ने तुरंत उसे दिलासा दिया, मैंग मैंग मत रो, मैं अभी वहीं आती हूँ। उस बिग ऑरेंज को आज सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसी समय लगता है अब मुझे खुद जू जाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो बिग ऑरेंज, वो बदमाश मोटा बाघ दिन ब दिन ज्यादा शरारती होता जा रहा है। बस कुछ ही दिनों के लिए बाहर गया था और लौटते ही लड़कियों को तंग करना शुरू कर दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसका घमंड और बढ़ जाएगा। इसका घमंड जितनी जल्दी हो सके तोड़ना पड़ेगा। कॉल खत्म होने के थोड़ी देर बाद लिन शुएर आखिर कांपते हुए बाहर निकली। उसका पीला पड़ा चेहरा और कांपते हुए पैर देखकर लियू मेंगमेंग ने अपने आंसू पोंछे और पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? अभी एक बड़े बाघ ने मुझे बुरी तरह डरा दिया। बिग बैड गाय किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसकी फिक्र मत करो। उसे बस लोगों को छेड़ना पसंद है। वो पूरा का पूरा ट्रबल मेकर है। कुछ दिन उसके साथ रहोगी तो खुद ही समझ जाओगी। नहीं, रहने दो, ये मेरे बस की बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मुझ में दोबारा एग्जीबिशन रूम के अंदर जाने की हिम्मत है। वैसे सच में जूकी पर वापस कब आएगी? अरे, तुम सच में मुझसे नाराज तो नहीं हो? क्या लड़कियां इतनी जल्दी नाराज हो जाती है? बिग ऑरेंज ने जमीन पर पड़े फलों के बीजों के ढेर की तरफ देखा। उसका सिर थोड़ा दर्द करने लगा। अब क्या करूं? भले ही मैं बाघ बन गया हूं, लेकिन मुझे अब भी साफ सफाई पसंद है। ऐसी गंदी रहने की जगह तो बिल्कुल नहीं चलेगी। लेकिन मैंने तो ज़ूकीपर को पहले ही डरा कर भगा दिया। लगता है अब अपनी पूंछ से ही सफाई करनी पड़ेगी। मुझे पहले सारे फल खत्म कर लेने चाहिए थे, फिर ज़ूकीपर को नाराज करता। अब इसे ही कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। उधर बाहर खड़े टूरिस्ट ये देखकर पूरी तरह हैरान रह गए। अरे, उस बाघ को देखो, क्या वो अपनी पूंछ से फर्श साफ कर रहा है? अरे सच में, पहले उसने फलों के बीज थूके थे, तब भी मुझे थोड़ा अजीब लगा था। अब वही अपनी पूंछ से सफाई भी कर रहा है। अगर मैंने अपनी आंखों से इसे बाघ न देखा होता तो मैं तो इसे इंसान ही समझ बैठता। ये टाइगर किंग सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट है। आज यहाँ आना पूरी तरह वर्थ था। जल्दी इसका वीडियो रिकॉर्ड करो, इसे ऑनलाइन डालते हैं।
ताकि पूरी दुनिया इस जीनियस टाइगर किंग को देख सके। अरे कोई झाड़ू लगा रहा है तो उसकी फोटो लेने जैसी क्या बात है। ऊपर से इन लोगों ने फ्लैश भी बंद नहीं किया। लगभग मेरी आंखें ही चौंधिया दी। बिग ऑरेंज अपनी पूंछ से फलों के बीज समेटते हुए मन ही मन सबको कोस भी रहा था और अपना काम भी करता जा रहा था। कांच के बाहर खड़े टूरिस्ट पर उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैंग मैंग तुम बाहर नहीं जाओगी? लिन शुएर ने पूछा। वो अभी भी लाइव स्ट्रीम कर रही थी। उसे जल्दी से कैमरा फिर से टाइगर किंग की तरफ करना था, लेकिन अब उसके अंदर दोबारा एग्जीबिशन रूम में जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। वो सच में डर गई थी, इसलिए उसे लियू मेगमिंग से कहना पड़ा कि वही फोन पकड़कर टाइगर किंग की शूटिंग करे। लेकिन ये सब इस बात पर निर्भर था कि मैंगमिंग वापस जाने के लिए तैयार होती है या नहीं। अरे मेरी प्यारी दोस्त, क्या हम दोनों बेस्टी नहीं है? ये कैसी बात कर रही हो? आखिर पुराने लोग भी कहते हैं आग चोरी और अपनी बेस्टी तीनों से बचकर रहना चाहिए। लिन शुएर की बातें सुनकर ही लग रहा था कि वो कुछ अच्छा मांगने वाली नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए टाइगर किंग की क्लोजअप शूटिंग कर दो। क्या मेरी मदद करोगी? तुम जानती हो मैं सिर्फ इसलिए पॉपुलर हूँ क्योंकि मेरी लाइव स्ट्रीम अच्छी होती है, अपनी शक्ल की वजह से नहीं। ये सुनकर लियू मेगमिंग थोड़ी झिझक गई। उसे पता था कि उसकी बेस्टी हमेशा छोटे छोटे जानवरों की वीडियो बनाती है और उनके बारे में कमेंट्री करती है। वो ये भी जानती थी कि अगर लिन शुएर सिर्फ अपनी खूबसूरती के भरोसे चलती तो वो बहुत पहले ही टॉप स्ट्रीमर बन चुकी होती। अरे प्लीज मेरी मदद कर दो ना। लिन शुएर लगातार मेंगमिंग से मिन्नतें करती रही। उसे एग्जीबिशन रूम के अंदर जाकर सीधे टाइगर किंग के सामने शूट करने के लिए मनाती रही, लेकिन अब उसमें सच में अंदर जाने की हिम्मत नहीं बची थी। वो खतरा, वो डर तो जैसे उसके जीन में ही लिखा हुआ था, जो उसे हमेशा बाघों से दूर रहने पर मजबूर करता था। लेकिन अगर आज की लाइव स्ट्रीम यही खत्म हो जाती तो उसे ये भी मंजूर नहीं था। इसलिए आखिर में उसने मासूम सा चेहरा बनाकर लियो मैंगमिंग की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो ठीक है मान गया, ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, तो मुझे सेल्फी स्टिक दे दो, ठीक है, लेकिन मेरी रिकॉर्डिंग मत करना। लिन शुएर ने अपनी जेब से मास्क निकालते हुए कहा। मैं बस एग्जीबिशन रूम के बाहर खड़ी रहूंगी, वैसे भी यहाँ से टाइगर किंग ठीक से दिखाई नहीं देता। ये सुनकर लियू मेगमेन ने सिर हिलाया। उसने सेल्फी स्टिक उठाई और एग्जीबिशन रूम की तरफ चल पड़ी। एग्जीबिशन रूम के अंदर मैं आंखें बंद करके आराम कर रहा था। तभी अचानक मुझे लोहे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मैंने आंखें खोली तो देखा लियू मेगमेंग मेरी तरफ सेल्फी स्टिक ताने खड़ी है। क्या ये ज़ूकीपर अब लाइव स्ट्रीम करने वाली है? लेकिन मुझे ही क्यों रिकॉर्ड कर रही है? ऐसा भी नहीं है कि मैं अपनी शक्ल के दम पर जीता हूँ। देखा आपने सबने, यही है सबसे बड़ी परेशानी। जू का टाइगर किंग अभी 1 साल 9 महीने का है। इसका वजन 320 किलो है, लेकिन इसके अभी के साइज को देखकर धोखा मत खाइए। ये अभी पूरी तरह बड़ा भी नहीं हुआ है। लियू मेगमेंग की ये बात सुनते ही लाइव स्ट्रीम के सारे दर्शक हैरान रह गए। उसी समय मैं बड़ा सा लोहे का बर्तन उठाकर लियू मेगमेंग के सामने चला गया और बिना कुछ किए बस उसे घूरने लगा। अभी दूध पीने का टाइम नहीं हुआ है, ये लोहे का बर्तन वापस रख दो, अभी दोपहर भी नहीं हुई और फैट ऑरेंज को अभी से दूध चाहिए। लियू मैंग की बात सुनते ही लाइव स्ट्रीम का चैट फिर से फट पड़ा। क्या सच में इतना बड़ा होने के बाद भी ये अभी दूध पीता है? ओ माय गॉड, मुझे तो लगा था ये पानी पीने आया होगा। ठन ठन मैं अपने पंजे से लोहे का बर्तन बार बार बजाने लगा। अभी टाइम नहीं हुआ, यूजू को दूध चाहिए, चलो बाद में देख लेंगे। आज मैंने इतने सारे लोगों को एंटरटेन किया है तो थोड़ा सा दूध मांग लिया तो क्या हो गया? इतना बड़ा जू होकर थोड़ा सा दूध भी नहीं दे सकता। बहाने बनाना बंद करो, तुम बदमाश ऑरेंज कैट। तुम्हारा दूध अभी तक आया ही नहीं है। दोपहर वाली मिल्क ट्रक आने के बाद ही मिलेगा। पहले ही बोल देती कि दूध नहीं है तो मैं यहाँ आता ही नहीं। उफ, मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। पूरा मूड खराब कर दिया। तुम लालची छोटे से सुअर, आज तुम्हें दूध नहीं मिलेगा। मैं ये सुनते ही मुड़कर जाने लगा। ये देखकर लियू मेगमेंग गुस्से में चिल्ला उठी। उसे लगा था कि मोटा ऑरेंज उसके पास माफी मांगने आया है, लेकिन नहीं, ये बदमाश बिल्ली तो सिर्फ दूध मांगने आई थी। दूध नहीं मिला तो इसने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। सच में बहुत परेशान करने वाला है। ये देखकर सबके दिमाग में बस एक ही बात आई, जो तुम्हें खाना खिलाए वही तुम्हारी माँ होती है ना? बेचारी ज़ूकीपर लड़की, उसकी कीमत तो एक कटोरे दूध से भी कम निकली। मुझे लगता है ये टाइगर किंग कुछ ज्यादा ही होशियार है। तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया? ऐसा लग रहा है कि ये ज़ूकीपर लड़की की हर बात समझता है। अरे ये तो होना ही था। जब कुत्ते इंसानों की बातें समझ सकते हैं तो बाघ क्यों नहीं? लाइव स्ट्रीम का चैट अपनी अपनी राय देता रहा, लेकिन लियू मैंगमेंग ने किसी की भी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर बस मुझ पर टिकी हुई थी और उसने गुस्से में अपने होठ फुला लिए। क्या देख रही हो? मेरे भी कुछ उसूल हैं। मैं एक बाघ हूँ, मेरे पास खाना नहीं है तो मुझसे किसी से भी बात करने की उम्मीद मत करना। लेकिन शायद आज मैं कुछ ज्यादा ही कर गया। आखिर वो मेरी केयर टेकर तो है ही, शायद मुझे उसे थोड़ा खुश करने की कोशिश करनी चाहिए।
लियो मैगमैन की लाल हुई। आंखें देखकर मैं उठा, एक बड़ी सी हड्डी उठाई और उसके पास चला गया। ये हड्डी लेकर क्या कर रहे हो? तुम बहुत बदमाश हो। मैं तुम्हारे दिए हुए कुछ भी नहीं खाऊंगी। मुझे मनाने की कोशिश मत करो। अगर तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये सुनकर मेरी आंखें फड़कने लगी। क्या बेवकूफ औरत है? मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन पहले मेरी शक्ल तो देखो। क्या मैं बोल भी सकता हूँ? माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है। क्या इसके सिर पर किसी ने लात मार दी है? मैंने इसे हड्डी दी, यही बहुत बड़ी बात है। उधर ये देखकर सबको लगा कि जूकी पर लड़की का दिमाग सच में खराब हो गया है। बाघ बोल ही नहीं सकते तो ये उससे माफी कैसे मंगवाएगी? लेकिन मुझे तो ज्यादा हैरानी इस बात की है कि टाइगर किंग ने उसे इतनी बड़ी हड्डी क्यों दी। क्या ये अपनी केयरटेकर को ट्रीट दे रहा है? वैसे अगर दे भी रहा हो तो भी वो इसे चबा नहीं पाएगी। ये हड्डी इतनी मोटी है कि मुंह से काटना तो छोड़ो, चाकू से काटना भी आसान नहीं होगा। लेकिन इससे इतना तो साबित होता है कि ये बोन किंग अपनी केयरटेकर को मनाने की कोशिश कर रहा है। लाइव स्ट्रीम के दर्शक लगातार इसी बारे में बातें करते रहे। लियू मेंगमेंग बस मेरे सामने रखी हुई हड्डी को देखती रही। वो पूरी तरह कंफ्यूज थी। अरे औरत, ये हड्डी लेनी है या नहीं? अगर नहीं चाहिए तो मैं वापस ले जा रहा हूँ। मैंने देखा लियू मेगमिंग धीरे से झुकी और हड्डी उठाकर पानी के बर्तन के पास रख दी। फिर मैंने एक सेब उठाया और उसके सामने रख दिया। ये देखकर लियू मेंगमेंग कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। इस बार तो साफ दिख रहा था कि मैं उसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कम से कम इस बार तो उसे सेब काटने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन फिर भी उसमें उसे लेने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर उस सेब पर इस मोटे ऑरेंज कैट की लार लगी हुई थी। वो उसे कैसे खा सकती थी? ये देखकर मैंने फिर से सेब उठा लिया और खुद ही उसमें एक और बाइट मार ली। ठीक है, तो तुम मत खाओ। वैसे भी मैं तुम्हें मनाने की कोशिश तो कर ही चुका हूँ। अगर इसके बाद भी ये जुके पर नाराज रहती है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम बदमाश, बहुत बड़े बदमाश हो। तुम बहुत बुरे हो। तो तुमने सिर्फ दिखावे के लिए सेब मेरे सामने रखा था। मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारे लिए जूकी पर से ज्यादा सेब की कीमत है। लो खा लो। तुम तो खाओगी भी नहीं और ऊपर से मुझे ही बदमाश बोल रही हो। लगता है ये जू मेरे रहने लायक जगह नहीं है। उधर जूकी पर लड़की का मानसिक संतुलन धीरे धीरे टूटता जा रहा था। टाइगर किंग और जूकी पर लड़की की वही रोज वाली लव हैट नोक-झोंक फिर शुरू हो गई। ये टाइगर किंग सच में बहुत शरारती है। लाइव स्ट्रीम के दर्शकों को तो ये सब बहुत पसंद आ रहा था। मुझे लियू मेगमेंग को मनाने की कोशिश करते देखकर सब लोग बुरी तरह जल रहे थे। उधर एग्जीबिशन हॉल के बाहर लिन शुएर ने देखा कि लाइव स्ट्रीम की पॉपुलैरिटी जबरदस्त स्पीड से बढ़ रही है। वो अपनी मुट्ठियां भींचे बिना नहीं रह सकी। मेगमेंग, ऐसे ही लगी रहो। अब मुझे टॉप रैंक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अभी कुछ ही देर पहले लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म के फ्रंट पेज पर पहुंच चुकी थी। फ्रंट पेज पर पहुंच चुकी थी और उसके नंबर अब भी पागलों की तरह बढ़ते जा रहे थे। उसी समय मैं पानी के बर्तन के पास लेटा हुआ बुलबुले बनाकर टाइम पास कर रहा था। इस एग्जीबिशन रूम में पड़े पड़े सच में बहुत बोरियत हो रही है। चारों तरफ कैमरों की फ्लैश और शोर ही शोर है। ये तो हद से ज्यादा हो गया। मैंने फोन में बिजी लियू मैंगमे की तरफ देखा। फिर अचानक मेरी नजर उसके पीछे किसी चीज पर जाकर टिक गई। वो लोहे का दरवाजा जो पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। मोटे ऑरेंज, अब क्या करने वाले हो? लियू मैंगमैंग सेल्फी स्टिक पकड़े हुए थी। तभी उसने देखा कि मैं जो अभी तक लेटा हुआ था अचानक उठकर उसकी तरफ आने लगा। लियू मैंगमैंग ने पूछा, क्या हुआ? लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं सीधे उसके पास से निकल गया, उस हल्का सा खुले हुए लोहे के दरवाजे तक पहुंचा। एक पंजे से उसे पूरी ताकत से खोल दिया और आराम से एग्जीबिशन रूम से बाहर निकल गया। ये देखकर सिर्फ लियू मैंगमैंग ही नहीं, कांच के बाहर खड़े सारे टूरिस्ट और लाइव स्ट्रीम देखने वाले दर्शक भी दंग रह गए। मैं एग्जीबिशन रूम से बाहर निकला और आराम से स्टाफ ब्रेक रूम की तरफ टहलते हुए चला गया। आखिरकार यहाँ कितनी शांति है। यहीं सबसे ज्यादा आराम है। न कोई शोर और लाइट भी हल्की सी है। सबसे अच्छी बात, स्टाफ ऑफिस में एक सोफा भी रखा है। मैं आराम से उसी पर सो सकता हूँ। उस ठंडी कंक्रीट की जमीन पर अब नहीं बैठना पड़ेगा। अरे जूके पर लड़की, क्या तुम्हारे पांजियुआ जू के सारे जानवर इतने ही स्मार्ट हैं? मैंने पहली बार किसी जानवर को खुद अपने एनक्लोजर से बाहर निकलते देखा है। हाँ, ये तो सच में बहुत कमाल है। तुम्हारा जू कहाँ है? मौका मिला तो मैं कल ही घूमने आऊंगा। मुझे बाहर निकलते देखकर लाइव स्ट्रीम के दर्शकों की जू में दिलचस्पी अचानक बहुत बढ़ गई। सब कहने लगे कि मौका मिला तो वो भी यहाँ जरूर आएंगे। लाइव स्ट्रीम में लगातार आते कमेंट्स देखकर लियू मेगमिंग थोड़ी हैरान रह गई। लगता है इन दर्शकों को ये मोटा ऑरेंज कैट सच में बहुत पसंद आ गया है। ये लोग तो इसे अपनी आंखों से देखने भी आना चाहते हैं। क्या इसका मतलब मोटा ऑरेंज कैट अब सच में फेमस होने वाला है? अरे अरे अरे, जूकी पर लड़की, बाघ तो उधर चला गया। हम यहाँ इंसानों को देखने नहीं आए हैं, हम तो बाघ देखने आए हैं। जैसे ही कांच के बाहर खड़े विजिटर्स को होश आया, वो तुरंत कांच के दरवाजे पर थपथपाने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे।
बाहर टूरिस्ट की आवाज सुनकर लियो मैंगमैंग भी अपनी खुशी से बाहर आई। सब लोग जरा रुको, मैं अभी उस मोटे ऑरेंज कैट को वापस लेकर आती हूँ। एग्जीबिशन रूम से बाहर निकलते ही लियो मैंगमैंग ने देखा कि वो मोटा सा शरीर कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। उसने तुरंत दरवाजे पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, फैटी ऑरेंज कहाँ भाग गया? उधर अंकल ली ने स्टाफ ब्रेक रूम की तरफ इशारा किया। जरा ध्यान रखना, वो बहुत बड़ा बाग अभी अभी एग्जीबिशन रूम से बाहर निकल गया है। मैं तो लगभग दरवाजा बंद करके भाग ही गया था। अंकल ली डरिए मत, पांगदा जू किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर भी ये ठीक नहीं है, अंकल ली ने गंभीर आवाज में कहा। हम जानते हैं कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या टूरिस्ट ये बात जानते हैं? जल्दी जाओ और उसे वापस एग्जीबिशन हॉल में लेकर आओ। ये कहते हुए लियो मैंगमिंग ने सिर हिलाया और स्टाफ लाउंज की तरफ चल पड़ी। वहां उसने उस मोटे ऑरेंज को देखा जो पूरे सोफे को अपने वजन से दबाए पड़ा था। अरे बदमाश बिग ऑरेंज, अभी उठो, तुम बहुत भारी हो, तुम्हारे नीचे ये सोफा टूट जाएगा। उसने मुझे हल्का सा थपथपाया तो मैं पलटकर दूसरी तरफ लेट गया। उसी वक्त पूरा सोफा चरमराने लगा, जैसे अभी टूट ही जाएगा। उठो भी, तुम सच में इस सोफे को तोड़ दोगे। ठीक है ठीक है, आखिर ये तो बस एक सस्ता सा सोफा है, गलती मेरी ही है ना? लियू मैगमेंग की बार बार की थपथपाहट से थोड़ा परेशान होकर मैं सोफे से नीचे उतर गया। फिर जाकर कॉफी टेबल के सामने लेट गया। जैसे ही मैं उठा, सोफा तुरंत अपनी पुरानी हालत में वापस आ गया। लाइव स्ट्रीम का चैट तुरंत भर गया। जरा बड़ी तस्वीर के बारे में सोचो, अभी तो बड़ी तस्वीर खुद बिस्तर पर फैली हुई है। बस पड़े मत रहो, टूरिस्ट अभी भी तुम्हें देखना चाहते हैं। चलो बाहर निकलो, मैं वादा करती हूँ जैसे ही दूध वाला बड़ा बर्तन आएगा मैं सबसे पहले तुम्हें ही दूंगी। ठीक है, जिद मत करो, वरना बाद में तुम्हें दूध भी नहीं मिलेगा। लियू मैगमेंग आधा प्यार से और आधा धमकाते हुए बोली। अगर ये बदमाश मोटा ऑरेंज सच में यहीं पड़ा रहा और बाहर जाने से मना कर दिया तो मेरे जैसे 110 जिनसे भी कम वजन वाली लड़की इसे वापस कैसे ले जाएगी? ये सोचकर मैंने भी बेबस होकर खुद को जमीन से उठाया। छत के नीचे रहने वाले बाघ को भी कभी कभी सिर झुकाना ही पड़ता है। यही तो नौकरी करने वाले बाघ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। अगर मैं अपना काम ही नहीं करूंगा तो मुझे दूध का कटोरा भी नहीं मिलेगा। चलो काम निपटाकर निकलता हूँ। कांच की दीवार के बाहर खड़े टूरिस्ट ने जैसे ही मुझे बाहर आते देखा, उन्होंने तुरंत अपने फोन मेरी तरफ कर दिए और लगातार वीडियो बनाने लगे। हर इंसान की खुशी और दुख अलग अलग होते हैं, लेकिन मुझे तो बस इतना लगता है ये लोग बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं। मोटा ऑरेंज कैट अब सोने वाला है, तो चलो इसे परेशान मत करो, इसे आराम से सोने दो। काफी देर भी हो चुकी है, आप लोगों को भी जाकर कुछ खा लेना चाहिए। अभी के लिए मैं फोन वापस शुएयर को दे देती हूँ। अगर समय मिले तो मेरी लाइव स्ट्रीम में जरूर आना, जहां मैं और मोटा ऑरेंज कैट अपनी रोजमर्रा की जिंदगी दिखाते हैं। जरूर आएंगे, केयरटेकर लड़की मेरा इंतजार कर रही है। लाइव चैट फिर से तेजी से चलने लगा। ये देखकर लिन शुएयर तुरंत एग्जीबिशन हॉल के पिछले दरवाजे की तरफ चली गई ताकि लाइव स्ट्रीम वापस अपने हाथ में ले सके। लो तुम्हारा फोन, मैं अब जाकर खाना खाऊंगी। थोड़ी देर में डेयरी फार्म की ट्रक दूध लेकर आ जाएगी। मुझे अभी बाकी एरिया में भी दूध की बोतलें पहुंचानी है। शायद आज दोपहर तुम्हारे साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाऊंगी। तुम छोटे जानवरों को खाना खिलाने जा रही हो, है ना? क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? अगर तुम्हें साथ चलना है तो पहले अपने कपड़े बदलो, अभी तुमसे उस मोटे ऑरेंज कैट की गंध आ रही है। छोटे जानवर डर जाएंगे। इसके बाद दोनों चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। अरे मोटे ऑरेंज, उठो जरा, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। कैजुअल कपड़ों में आई सिस्टर होंग ने बस हल्का सा सिर हिलाया। फिर उसने अपने साथ लाई हुई बैग में से लकड़ी की एक पीठ खुजलाने वाली रेक निकाली। अब तुम्हारा क्या इरादा है? अभी थोड़ी देर पहले हुई उस छोटी सी मुलाकात के बाद मैं पहले ही समझ चुका था कि सिस्टर होंगर ही मोटे ऑरेंज की पहली मालिक थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करने वाली है। तुम दोनों जरा इसकी पीठ को थोड़ा ऊपर उठाओ, इसको गुदगुदी से बहुत डर लगता है। अब मुझे अपना तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिस्टर होंगर लकड़ी की रेक को छूते हुए मुस्कुराई। उसे पहले से पता था कि इस समय मोटा ऑरेंज गहरी नींद में सो रहा होगा, इसलिए मैं पहले से ही ये सामान लेकर आई थी ताकि ये मोटा ऑरेंज चैन की नींद न सो पाए। ठीक है सिस्टर होंगर, जल्दी आइए, मेरी मदद कीजिए। ये सुनकर लिन शुएयर ने सिर हिलाया। जरा इसका बड़ा सा सिर पकड़कर नीचे दबाए रखना। फिर सिस्टर होंगर ने लकड़ी की रेक उठाई और मेरी गर्दन खुजलाना शुरू कर दिया। मैं गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन अचानक मेरी आंखें खुल गई। मेरा पूरा शरीर स्प्रिंग की तरह उछल पड़ा। इससे सिस्टर होंगर और बाकी दोनों की तो जान ही निकल गई। धत, ये अभी भी वही मोटा बाघ है। ये तो 2 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा उछल गया। ओह माय गॉड, ये तो बहुत डरावना है। अब समझ आया कि जू वाले इसे खुला क्यों नहीं छोड़ते। अगर ये बाहर कूद गया तो हर जगह इसका खुला बूफे लग जाएगा। ये देखकर लाइव स्ट्रीम के दर्शक भी बुरी तरह डर गए। मैंने अपना सिर झटका और अपनी नजर सिस्टर होंगर और बाकी दोनों पर डाली।
जो वहीं जड़ बनकर खड़ी थी। होंगर, मोटा ऑरेंज, लेटे लेटे इतना ऊंचा भी कूद सकता है। सच कहूं, मैंने भी पहली बार इस मोटे सुअर को इतना ऊंचा कूदते देखा है। शायद ये बस अचानक डर गया था। वैसे देखा जाए तो अभी जो ये अचानक उछला वो थोड़ा अजीब था, है ना? पूरा का पूरा डर कर रिएक्ट करने जैसा लग रहा था। हाँ शायद। क्या बाघों को भी बुरे सपने आते हैं? मैंने तो पहली बार सुना है कि बाघ भी बुरे सपने देखते हैं। तुम दोनों जरा थोड़ा पीछे हट जाओ, इस मोटे सुअर के बहुत पास मत खड़ी रहो। ये अभी अभी उठा है, ऊपर से बुरी तरह डर भी गया, इसलिए अभी इसका मूड थोड़ा अनस्टेबल हो सकता है। सिस्टर होंगर दोनों के सामने आके बोली। उसने पहले कभी मोटे ऑरेंज को ऐसे रिएक्ट करते नहीं देखा, इसलिए उसे थोड़ी चिंता हो रही थी। शायद मोटा ऑरेंज स्ट्रेस रिएक्शन में है। तो फिर आपका क्या? सिस्टर होंगर, चिंता मत करो, ये मोटा सुअर मेरा है। ये मुझ पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन तुम दोनों जरा सावधान रहना, मुझे अभी इसे चेक करना है। ठीक है, तो हम बाहर चलते हैं। लियू मेगमेंग ने लिन शुएर का हाथ पकड़ा और उसे लेकर एग्जीबिशन रूम से बाहर चली गई। सिस्टर होंगर ने हाथ हिलाया, फिर बहुत सावधानी से मेरी तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे सिस्टर होंगर आगे बढ़ रही थी, मैं भी उसकी तरफ बढ़ने लगा। लिन शुएर और लियू मैगमेंग लोहे के गेट के बाहर खड़ी सांस रोके ये सब देख रही थी और उनकी चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी। उधर लाइव स्ट्रीम रूम में भी पूरी तरह सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें सिर्फ इसी सीन पर टिकी थी। हर कोई सांस रोक कर देख रहा था। अच्छे बच्चे, तुम ठीक हो ना? सिस्टर होंगर ने बहुत नरमी से पूछा और मेरी हर हरकत पर नजर बनाए रखी। उसकी बात सुनकर मैंने हल्का सा अपना सिर टेढ़ा किया। ये देखकर सिस्टर होंगर ने राहत की सांस ली। इसने मेरी बात सुनी और रिएक्ट भी किया, तो शायद सब ठीक है। फिर सिस्टर होंगर ने अपनी बाहें फैलाई और हंसते हुए बोली, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। अभी भी वहीं खड़े हो, जल्दी इधर आओ। ये सुनकर मैं एक पल के लिए ठिठक गया, फिर बहुत सावधानी से सिस्टर होंगर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही सिस्टर होंगर ने सोचा कि अब वो मुझे गले लगाने वाली है, उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके हाथ खाली हो गए हैं, क्योंकि उसके हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी की रेक मैं झट से छीन चुका था। मैं उस रेक को मुंह में दबाकर चबाने लगा, फिर इधर उधर बचकर भागने लगा ताकि सिस्टर होंगर मेरे पास ना आ सके। ये देखकर सिस्टर होंगर ने मुझे गले लगाने का इरादा छोड़ दिया। उसने अपना सिर खुजलाया और दरवाजे पर खड़ी लियू मेंग मेंग और लिंग शुए से कहा, नहीं ये बिल्कुल ठीक है, तुम लोग अंदर आ जाओ। ये मोटा सुअर फिर से अपनी शरारतों पर उतर आया है। ये सुनते ही लियू में गमेंग और लिन शुएर ने राहत की सांस ली। ठीक है सिस्टर होंगर, जल्दी से वो लकड़ी वाली पीठ खुजलाने की रेक मुझे दो। मैं इसी से तुम्हारी पीठ खुजलाती हूँ। अगर तुमने इसे काट कर तोड़ दिया तो मुझे झाड़ू इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब खुद सोच लो। ये सुनते ही मैंने तुरंत शरारत करना बंद कर दिया और सीधे सिस्टर होंगर के पास चला गया। मैंने लकड़ी की रेक नीचे छोड़ दी और अपनी मोटी पीठ उसकी तरफ कर दी। मतलब खुजलवाना है ना? मैं तो इस रैट को लगभग आधा चबा ही चुका था। ये बदमाश मोटा लड़का बस कुछ ही दिनों के लिए बाहर गया था और मैंने तुमसे कहा भी था कि अब से मैंग की बात मानना। फिर तुम उसे दोबारा क्यों तंग कर रहे हो? और जरा अपने शरीर पर चढ़ी हुई इस चर्बी को भी देखो। हर वक्त पड़े मत रहा करो। ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल सब हो जाएगा। अभी तुम इतने छोटे हो और पहले से ही इतने मोटे हो। जब पूरी तरह बड़े हो जाओगे तो हालत और भी खराब होगी। ये कहते हुए सिस्टर होंगर ने मेरी पीठ की मोटी चर्बी को हाथ से दबाया और सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। ये सच में बहुत ज्यादा मोटा है। उसने जितने भी बाघ पाले हैं उन सब में मोटा ऑरेंज सबसे ज्यादा गोल मटोल है। जब तुम्हारे पास कोई काम ना हो तो इसकी पीठ खुजला दिया करो। मोटे ऑरेंज को अपनी पीठ खुजलवाना बहुत पसंद है। इससे इसके साथ अच्छा बॉन्ड भी बन जाएगा। ये सुनकर लियो मेगमेंग ने सिर हिलाया। उसने सिस्टर होंगर से लकड़ी की रेक ली और मेरी पीठ खुजलाने लगी। सिस्टर होंगर ने एग्जीबिशन रूम के चारों तरफ नजर घुमाई और पूछा, क्या तुम लोग अब इसे जू में दूध भी पिला रहे हो? इस बड़े मोटे ऑरेंज कैट को हर दिन कम से कम 10 लीटर से ज्यादा दूध पीना चाहिए। ये अभी भी बढ़ रहा है, इसलिए इसके शरीर को पोषण की बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। और एक बात याद रखना, ये ब्रीडिंग सेंटर का सबसे कीमती बच्चा है। अगर इसने ठीक से खाना नहीं खाया तो वो लोग इस मोटे ऑरेंज कैट को तुम्हारे जू से वापस ले जाएंगे। प्रोफेसर्स अभी भी ये देखना चाहते हैं कि क्या मोटा ऑरेंज बाघों की सामान्य साइज लिमिट से भी बड़ा हो सकता है। चिंता मत कीजिए, मोटा ऑरेंज यहाँ बहुत अच्छे से खा रहा है। हम इसे हर बार 20 लीटर दूध पिलाते हैं। इसे भूखा रखने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये सुनकर सिस्टर होंगर ने संतोष से सिर हिलाया। इस बार मैं सिर्फ इसे देखने ही नहीं आई हूँ, बल्कि इसका ब्लड सैंपल भी लेने वाली हूँ और साथ ही मोटे ऑरेंज के खून की जांच भी करूंगी। इसके अलावा सीटी स्कैन की रिपोर्ट भी दिखाती है कि अभी इसकी हालत बहुत अच्छी है। पूरा टैंक जैसा मजबूत शरीर है। इसके जीन में भी कोई समस्या नहीं मिली। प्रोफेसर्स पहले ही जाइगेंटिज्म की संभावना को खारिज कर चुके हैं। तो फिर ये इतना बड़ा कैसे हो गया? मैंने आज तक इतना विशाल बाघ कभी नहीं देखा।
सबसे हैरानी की बात, ये अभी पूरी तरह बड़ा भी नहीं हुआ है और यही वजह है कि पांगदा जू अब ब्रीडिंग सेंटर का सबसे चहेता बन चुका है। यहाँ तक कि प्रोफेसर्स भी जानने के लिए बेताब हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो हाँ, तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि फैट ऑरेंज आखिर कितना जरूरी है ना? तुम दोनों अपने फोन थोड़ा दूर कर लो। मैं अब इस मोटे सुअर की हार्ट बीट चेक करने वाली हूँ। लिम शुए और लियू मेगमेंग ने अपने फोन थोड़ा पीछे कर लिए। दोनों बस ये सब देखती रही। हिलो मत, बिल्कुल शांत रहोगे तो मैं तुम्हारी धड़कन सुन ही नहीं पाऊंगी। मैंने खुद को संभाला और एक लंबी सांस छोड़ी। हाँ हाँ, मुझे पता है आजकल जीना भी कितना मुश्किल हो गया है। मेरी हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल थी। अपना मुंह खोलो। मैंने मन मारकर अपना मुंह खोल दिया। मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई, वो तो ठीक है, लेकिन ऊपर से मुझे छेड़ भी रही हो। फिर सिस्टर होंगर ने कॉटन स्वैब से मेरे मुंह के अंदर कई बार सैंपल लिया। हो गया, अब मुंह बंद कर सकते हो। मैंने जैसे ही मुंह बंद किया, मेरी नाक और होठों में जोर की गुदगुदी होने लगी और फिर मुझे छींक आ गई। तुम बदमाश, तुम्हें छींकना भी नहीं आता क्या? सिर घुमाकर मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए। तुम सच में बहुत बदमाश हो, हर समय बस मुझे ही परेशान करते रहते हो, छोटे से गुंडे। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैंने एक बार छींक क्या दी, इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। मैंने आंखें खोली और अपना बड़ा सा रोएदार पंजा उठाया। मेरी नज़र सिस्टर होंगर की पीठ पर टिक गई। मैं सोचने लगा, एक थप्पड़ कहाँ मारूं कि ये सीधे मुंह के बल गिर पड़े। छोटे ऑरेंज, क्या करने वाले हो? चुपके से सिस्टर पर हमला करोगे? हूँ, यकीन मानो, अभी बड़ी सिस्टर तुम्हें सुई चुभोने वाली है। तुम बदमाश ऑरेंज कैट, पूरा दिन बस शरारत करने की प्लानिंग करते रहते हो। पंजा उठाकर ऐसे खड़े हो जैसे अभी झपट्टा मार दोगे। हिम्मत तो बहुत दिखाते हो, लेकिन असल में इतनी हिम्मत है नहीं। ये सुनते ही मैंने तुरंत अपना पंजा नीचे रख दिया और सीधे बैठ गया। फिर अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं शांत रहूंगा तो घबराएंगे ये लोग। ओ माय गॉड, ये तो बहुत मजेदार है। तुम लोगों ने अभी इसका एक्सप्रेशन देखा? पहली बार किसी बाघ के चेहरे पर इतनी गिल्टी वाली शक्ल देखी है। ये सब देखकर लाइव स्ट्रीम के दर्शकों का बाघ से डर काफी कम हो गया। अरे मोटे ऑरेंज कैट, तुम सच में सिस्टर पर चुपके से हमला करने वाले थे? सच में? जैसे मुझे पता ही नहीं चलेगा कि तुम क्या सोच रहे हो। मैं तो आंखें बंद करके भी समझ सकती हूँ कि तुम क्या करने वाले हो। मुझ पर चुपके से हमला करना चाहते थे। छोटे भाई, मैं तुम्हारी अच्छी तरह पिटाई करूंगी। तुम बड़े परवर्ट हो, पूरे के पूरे परवर्ट। मेरे कान फड़के और मैं मन ही मन उसे कोसने लगा। ये औरत दिन ब दिन हद पार करती जा रही है। सिस्टर होंगर, फैट ऑरेंज यहाँ इतना अच्छा बच्चा कैसे बना रहता है? सिस्टर होंगर ने मेरी पीठ की चर्बी हल्के से दबाई, फिर हंसते हुए बोली, बिग दा जू बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा है। अगर तुम सच में इसके साथ अच्छा व्यवहार करोगी तो ये उसे महसूस करेगा। प्रोफेसर्स भी इसे बहुत पसंद करते हैं। अगर तुम्हारे अंकल की पहचान नहीं होती तो वो इसे कभी तुम्हें उधार नहीं देते। और सच कहूँ, अगर ये ब्रीडिंग सेंटर में भी नहीं होता तो भी बस फ्री रेंज एरिया में आराम से पड़ा रहता। बाकी बाघ हर दूसरे दिन पागल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? मेरा मतलब, चाहे ये टाइगर किंग कितना भी ताकतवर हो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये रोज बाकी सारे बाघों की पिटाई करता हो। नहीं, असल वजह यह है कि ये बड़ा मोटू बहुत ज्यादा भारी है। कुछ समय पहले इसने गलती से एक दूसरे बाघ को घायल कर दिया था। अब फ्री रेंज एरिया की सारी बाघिनों का बाकी नर बाघों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। बेचारे दूसरे नर बाघ इसी वजह से हर वक्त गुस्से में दहाड़ते रहते हैं। यार, तुम अभी तक पूरी तरह बड़े भी नहीं हुए और इतनी सारी बाघिनें पहले से ही तुम पर फिदा है। सोच रहा हूँ, जब तुम सच में बड़े हो जाओगे तो पता नहीं और कितनी छोटी बाघिनों का दिल चुरा लोगे। मैंने अपनी आंखें घुमा ली और मन ही मन चिल्लाया, भाड़ में जाए ये सब, मैं आखिर एक इंसान हूँ। उसी समय लोहे का दरवाजा खड़खड़ा कर खुला। अरे बहन, तुम्हारा दूध आ गया। मैं इसे यहीं रख रहा हूँ, फुर्सत मिले तो खुद ले लेना, मैं अंदर नहीं आने वाला। आंटी ली, वो बाघ बहुत बड़ा है, उसे देखकर ही डर लगता है। ठीक है अंकल ली, लियू मेगमेंग ने कहा और लकड़ी की रेक से मेरे पिछवाड़े को हल्का सा छूते हुए हंस पड़ी। तुम बदमाश बिग ऑरेंज कैट, तुम्हारा दूध आ गया, अब खुश? बड़ी सिस्टर अभी तुम्हारे लिए ले आती है। सिस्टर होंगर ने देखा कि मैं अचानक सीधा बैठ गया हूँ और लगातार लोहे के गेट की तरफ देख रहा हूँ। वो हंसते हुए बोली, अभी वो दूध लेकर आ ही रहा है, इतना एक्साइटेड मत हो। सिर नीचे रखो, तुम छोटे बदमाश, तुम तो पूरे ब्रीडिंग सेंटर के सबसे बड़े खाने के शौकीन हो। पहला बड़ा बर्तन। जैसे ही मैंने दूध से भरा बर्तन देखा, मैं खुशी से उछल पड़ा। मैंने सिस्टर होंग की सारी बातें पूरी तरह अनसुनी कर दी। जैसे ही दूध का बर्तन मेरे सामने रखा गया, मैंने सीधा अपना सिर उसके अंदर डाल दिया और गटागट पीना शुरू कर दिया। इस टाइगर किंग के दूध पीने का तरीका तो बहुत अजीब है। मैंने पहली बार किसी बिल्ली को ऐसे दूध पीते देखा है। सही कहा, बाकी बिल्लियां तो जीभ से चाट चाट कर दूध पीती है, लेकिन ये तो सीधे मुंह डालकर पी रहा है। अब समझ आया कि ये इतना मोटा क्यों है। लाइव स्ट्रीम के दर्शकों ने ये देखा तो सब कहने लगे, यही है असली फूडी टाइगर।
ये खाना भी बहुत तेजी से खाता है और दूध भी उतनी ही जल्दी पी जाता है। चैट में लगातार कमेंट्स आने लगे। मैं अपनी बड़ी गुलाबी जीभ से चमकते हुए लोहे के बर्तन को ऊपर नीचे चाट रहा था। ठन बर्तन से तेज आवाज गूंज उठी। लियू मैंगमिंग तुरंत आई और लोहे का बर्तन उठा के ले गई। पांग दाजू, अगर तुम ऐसे ही इसे चाटते रहे तो इस बर्तन का लोहा भी घिस जाएगा। मैं तो बस खाना बर्बाद नहीं कर रहा, तुम क्या जानो बेवकूफ औरत। मैंने अपने पंजों पर लगा हुआ दूध भी चाट लिया। सच में कुछ बोलने लायक नहीं है। आहा, मैगमेंग, बर्तन इसे वापस दे दो। जब तक ये इसे पूरी तरह साफ नहीं चाट लेगा तब तक नहीं मानेगा। ये सुनकर लियू मैगमेंग ने बेबसी में बर्तन वापस नीचे रख दिया। मैं तुरंत आगे बढ़ा और फिर से उसे चाटने लगा। सॉरी सब लोग, मेरी गलती। अब शाम के 5 बज चुके हैं। जू बंद होने वाला है। अगर आप लोग अभी भी यहाँ घूमने आना चाहते हैं तो कृपया कल थोड़ा जल्दी आइएगा, भले ही अभी धूप निकली हुई है। सॉरी सॉरी, मेरी गलती सब लोग। अब हमें सफाई शुरू करनी है, इसलिए हमारा जू रोज इसी समय बंद हो जाता है। ये बात तो पहले भी सुन चुके हैं। खैर, अब देखने लायक कुछ बचा नहीं है। चलो चलते हैं। स्टाफ मुस्कुराते हुए बचे हुए विजिटर्स को विदा करने लगा। कुछ ही देर में शोर शराबे से भरा जू पूरी तरह शांत हो गया। लियू मैगमेंग ने देखा कि बाहर के सारे टूरिस्ट जा चुके हैं। उसे लगा कि अब मोटे ऑरेंज को वापस रहने वाली जगह पर ले जाने का समय हो गया है। हाँ, इसे वापस भेज दो। सिस्टर होंगर ने सिर हिलाया। दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोली, खुद ही चले जाओ, तुम्हें रास्ता तो पता ही है। ये सुनते ही मैं जमीन से उठा और हल्के हल्के डगमगाते कदमों से लोहे के गेट की तरफ चल पड़ा। पूरा दिन काम करने के बाद आखिर अब आराम करने का समय आ गया था। जू के रास्ते पर चलते हुए मोटा ऑरेंज कैट अपना सिर ऊंचा किए बिना नहीं रह सका। आखिर ये पूरा इलाका उसी का था। यहाँ के सारे जानवर उसके अंडर थे। अगर उनमें से किसी ने भी ज्यादा शरारत की तो वो अपने पंजों से उसकी अच्छी तरह क्लास लगा देता। लेकिन जैसे ही वो मंकी हिल के पास से गुजरा, मंकी माउंटेन पर बंदरों का एक झुंड चेन पर ऊपर नीचे भाग रहा था। उन सब में सबसे ताकतवर उनका लीडर था। उसने मोटे ऑरेंज कैट को रेलिंग के पास आते देखा तो तुरंत दांत दिखाने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो फैटी ऑरेंज को मंकी माउंटेन से दूर रहने की चेतावनी दे रहा था। बस करो, थोड़ा शांत रहो। मंकी माउंटेन के अंदर सफाई कर रहा जू कीपर ये सुनते ही जोर से चिल्लाया। लेकिन जैसे ही बंदरों के झुंड ने बिग फैट ऑरेंज को देखा, उनका रुकने का कोई इरादा ही नहीं था। ये लोग सच में बहुत परेशान करने वाले हैं। मैंने एक बड़ी सी जम्हाई ली, फिर अब भी हंगामा कर रहे बंदरों की तरफ देखा, हल्का सा होठ चबाया और मेरी आंखें धीरे धीरे तेज हो गई। अचानक पूरे जू में एक जबरदस्त बाघ की दहाड़ गूंज उठी। जो भी जानवर खेल रहे थे या खाना खा रहे थे, सब पूरी तरह घबरा गए। जू में मौजूद सारे की पर्स भी अनजाने में काम उठे। सबसे पास वाला बंदरों का झुंड डर के मारे मंकी माउंटेन की सबसे ऊंची जगह पर भाग गया। अचानक आई उस बाघ की दहाड़ से घबराकर एक कीपर तुरंत चिल्लाया, माओ माओ, अपने उस मोटे ऑरेंज कैट को संभालो, वो बंदरों को आधा मरा बना चुका है। पीछे चल रही लियू मैन मिंग ने मंकी माउंटेन की तरफ से आती आवाज सुनी और तुरंत वहां दौड़ गई। बदमाश ऑरेंज, तुम फिर लोगों को डरा रहे हो। ये किसी को डरा नहीं रहा, ये इसकी टेरिटरी है। जाकर मंकी कीपर से बात करो, उस ब्लू बंदर को कंट्रोल में रखो और इन रेलिंग्स को भी मजबूत करवाओ। ये बहुत पतली है। वो बड़ा वाला बंदर पलक झपकते ही ऑरेंज को नीचे गिरा सकता है। वो अभी भी पुरानी बात का गुस्सा रखे हुए है। ये कहना मुश्किल है, लेकिन मंकी कीपर से बात करना कभी गलत नहीं होता। ये तो पक्का है। ये सुनकर ग्रैनी लियू का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, ठीक है। फिर वो मंकी माउंटेन के एंट्रेंस की तरफ चल दी। तुम लोगों ने अभी देखा, यही होती है जानवरों के राजा की असली धाक। अभी जो दहाड़ आई थी, मेरे तो डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। अरे, सिर्फ स्ट्रीमर की ही बात मत करो। मेरे कुत्ते ने भी ये आवाज सुनी और डर के मारे पूरी तरह घबरा गया। अब वो कोने में छिपा बैठा है, बाहर ही नहीं निकल रहा। तुम्हारी हालत तो फिर भी ठीक है। मैं अभी अपनी बिल्ली को घुमाने निकला था, उसने ये दहाड़ सुनी और सीधे भाग गई। अब तो पता ही नहीं कि बाद में उसे कहाँ ढूंढूंगा। लाइव स्ट्रीम के दर्शक एक तरफ तो बाघ की दहाड़ के बाद सबकी हालत पर बातें कर रहे थे और दूसरी तरफ लिन शुएर से कह रहे थे कि इतना डराने के बदले कुछ गिफ्ट तो मिलना चाहिए, और अगर हो सके तो फेस रिवील वाला। अरे दोस्तों, मजाक मत करो, मैं अपना चेहरा नहीं दिखाने वाली। लेकिन लाइव स्ट्रीम में मौजूद किसी एक वेरीफाइड फैन को चुनकर मैं उसे टाइगर किंग की एक फोटो गिफ्ट करूंगी। नहीं, टाइगर किंग की फोटो रहने दो, टाइगर किंग की फोटो रहने दो। मुझे तो उस जुकी पर लड़की की फोटो चाहिए, खासकर उसकी वो लंबी लंबी टांगे। पूरा चैट +1 से भर गया। ठीक है बिग ऑरेंज, अब चलना होगा। तुम सच में उस एनक्लोजर को तोड़कर अंदर जाके लड़ाई करने का सोच तो नहीं रहे। अभी तुम बच्चे हो, ऐसी बुरी आदतें मत सीखो। सिस्टर होंगर ने मोटे बिग ऑरेंज का कान पकड़कर उसे मंकी माउंटेन से दूर खींच लिया। लेकिन जैसे ही वो सिल्वर बैक गोरिल्ला वाले एनक्लोजर के पास से गुजरे, 2 सिल्वर बैक गोरिल्ला
कांच पर जोर जोर से मुक्के मारने लगे। दांत दिखाकर बिग ऑरेंज पर गरजने लगे। पीछे मत देखो बिग ऑरेंज, उन्हें इग्नोर करो। ये देखकर सिस्टर होंग को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, लेकिन जब तक वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती, मैं पहले ही कांच के पास पहुंच चुका था। मैं अपने पंजे से कांच पर थपथपा रहा था और अंदर बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। उधर दोनों सिल्वरबैक गोरिल्ला पूरी तरह पागल हो चुके थे। दो बेवकूफ भाई, अगर इतने ही ताकतवर हो तो कांच तोड़कर बाहर आ जाओ, बस अंदर खड़े खड़े गुस्से में चिल्ला रहे हो। क्या हुआ? जैसे ही मोटा ऑरेंज कैट सामने आया, दोनों सिल्वरबैक और जोर जोर से चिल्लाने लगे। वो अपनी छाती इतनी जोर से पीट रहे थे कि ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और इधर मोटा ऑरेंज कैट लगातार कांच पर थपथपा रहा था। वो दोनों सिल्वरबैक गोरिल्लाओं को जानबूझकर छेड़ रहा था। ये क्या कर रहा है? ये तो दोनों सिल्वरबैक गोरिल्लाओं के साथ खेल रहा है। ये मोटा ऑरेंज कैट सच में बहुत चालाक है। इसे अच्छी तरह पता है कि सिल्वरबैक इस खास तरह के कांच को तोड़ नहीं सकते। फिर भी ये उनके ठीक सामने खड़ा होकर उन्हें उकसा रहा है। अगर वो ऐसे ही मुक्के मारते रहे तो शायद खुद को ही अंदरूनी चोट पहुंचा लेंगे। बिग ऑरेंज सच में बहुत होशियार है। हाँ, लेकिन इसे हल्के में मत लेना। ब्रीडिंग सेंटर में बिग ऑरेंज टीवी भी देखा करता था और कंप्यूटर भी चलाता था। ये तो मैथ्स के सवाल भी हल कर सकता है। इसके साथ थोड़ा और समय बिताओगे तो खुद समझ जाओगे। फिर सिस्टर होंग ने बिग ऑरेंज का गाल दबाते हुए कहा, उन्हें छेड़ना बंद करो। वैसे भी वो बाहर नहीं निकल सकते। तुम बस उन्हें गुस्से में खुद को नुकसान पहुंचाते देखना चाहते हो, है ना? अरे, उन दो बेवकूफों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बिना वजह हमसे पंगा लिया था। दो बड़े बड़े बेवकूफ भी कम नहीं थे। मैंने तो एक ही पंजे में उन्हें सीधा कर दिया। वैसे तुम लोगों के हिसाब से अगर टाइगर किंग और सिल्वरबैक गोरिल्ला की लड़ाई हो तो कौन जीतेगा? लाइव स्ट्रीम के दर्शकों ने ये देखा तो तुरंत बहस शुरू हो गई। इसमें पूछने वाली क्या बात है? जाहिर है सिल्वरबैक गोरिल्ला जीतेगा। अरे, तुम लोगों ने इंटरनेट पर नहीं देखा? एक सिल्वरबैक गोरिल्ला कार को भी 4 मीटर दूर फेंक सकता है। भाई, कैसी बातें कर रहे हो? एक सिल्वरबैक गोरिल्ला लगभग 700 पाउंड वजन वाले टाइगर किंग को हरा देगा। ये सिल्वरबैक गोरिल्ला तो मुश्किल से 500 पाउंड से कम का है। जब दोनों में 100 पाउंड से भी ज्यादा का फर्क है तो गोरिल्ला के जीतने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जरा टाइगर किंग के दांत तो देखो। सिल्वरबैक गोरिल्ला के दांत उनकी बराबरी भी नहीं कर सकते। ऊपर से टाइगर किंग एक मांसाहारी शिकारी है। तुम सच में सोचते हो कि आमने सामने की लड़ाई में एक सिल्वरबैक गोरिल्ला टाइगर किंग को हरा देगा? जरूरी नहीं कि ऐसा हो। लिन शुएयर चैट में चल रही बहस को देख रही थी। फिर उसने सिस्टर होंगर की तरफ मुड़कर पूछा, सिस्टर होंगर, अगर टाइगर किंग और सिल्वरबैक गोरिल्ला की लड़ाई हो तो दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है? लिन शुएयर का सवाल सुनते ही पूरा चैट एकदम शांत हो गया। अगर सच में लड़ाई हो जाए तो ये दोनों सिल्वरबैक गोरिल्ला मोटे ऑरेंज के सामने बिल्कुल नहीं टिकेंगे। मोटे ऑरेंज का वजन असल में 720 जिन है, जबकि ये दोनों सिल्वरबैक मिलकर भी ज्यादा से ज्यादा 400 जिन के होंगे। जू की लड़ाई की बात तो छोड़ ही दो, जंगल में भी सिल्वरबैक, गोरिल्ला और बाघ के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। यहाँ तक कि अगर बराबर साइज का शेर भी हो तो भी वो बाघ का मुकाबला नहीं कर पाएगा। लाइव स्ट्रीम के अंदर सिस्टर होंगर की बात सुनते ही दर्शक उत्साह से भर गए। सीनियर जूकीपर की बात ही अलग है। ये हुई ना एक्सपर्ट वाली बात। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक है बिग ऑरेंज, चलो अब वापस चलते हैं। अब तुम्हारे सोने का समय हो गया। अभी तक बाहर घूमकर मन नहीं भरा। चलो वापस चलते हैं। ये सुनकर मोटा ऑरेंज कैट मन मारकर कांच के सामने से उठा, लेकिन तभी उसकी नजर बगल वाले एनक्लोजर में तालाब में नहा रहे हाथियों पर पड़ गई। लगता था कि पहले हुए हंगामे का उन पर कोई असर ही नहीं पड़ा। ये कैसा अजीब रिएक्शन है? ये देखकर मोटे ऑरेंज का मन हुआ कि जाकर बड़े और छोटे दोनों हाथियों को भी थोड़ा डरा दिया जाए। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर आगे बढ़ाया, दो हाथों ने उसकी गर्दन पकड़ ली और जबरदस्ती उसे पीछे खींच लिया। हाथियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो जाकर उन्हें डराने चले हो? जरा ढंग से बिहेव करो। धत्त तेरे की ये मोटा सा लड़का। सिस्टर होंगर ने बिग ऑरेंज का सिर पकड़कर उसे जबरदस्ती घुमा दिया और रहने वाली जगह की तरफ ले जाने लगी। मेरी पहली केयरटेकर सच में बहुत परेशान करने वाली है और थोड़ी परवर्ट भी। हर वक्त बाघों को छूती ही रहती है। मोटा ऑरेंज मन ही मन बड़बड़ाता रहा, जबकि सिस्टर होंगर उसका सिर पकड़कर उसे आगे ले जा रही थी। कुछ ही देर बाद तीनों लड़कियां और मोटा ऑरेंज रहने वाली जगह पर पहुंच गए। सफेद टाइलों वाले गेट के ऊपर दो बड़े लाल फूल लगे हुए थे। दरवाजे के ऊपर बड़े नारंगी अक्षरों में लिखा था, बिग ऑरेंज हाउस। अंदर घुसते ही चारों तरफ गुलाबी स्टिकर और रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई थी। मैन, कहीं ये सच में टाइगर किंग का रहने का कमरा तो नहीं है? सच कहूँ, अगर किसी को पहले से पता ना हो तो उसे लगेगा कि अभी अभी कोई लड़की यहाँ शिफ्ट हुई है। शुएर, तुम्हें नहीं लगता ये जगह काफी अच्छी लग रही है? जरा ये आरामदायक लाइटिंग तो देखो। दाजू यहीं सोता है।
इन लाइटों की वजह से उसे अकेलापन महसूस नहीं होगा। और ताकि दाजू बिना किसी साथी के सोते समय बोर ना हो, मैंने इसके लिए खास तौर पर कुछ खिलौने भी खरीदे हैं। वो तो मैं देख ही चुकी हूँ। लिन शुएयर ने अपने माथे का ठंडा पसीना पोंछा। फर्श पर पड़े विशाल मगरमच्छ और बड़े भालू वाले खिलौने शायद वही साथी थे जिनकी बात में गम्में कर रही थी। मैगमैंग, एक बात पूछूं, सिर्फ ये खिलौने खरीदने में कितना खर्च आया? ज्यादा नहीं, बस कुछ 1000 युआन ही लगे। मैं और भी खिलौने खरीदने वाला था, लेकिन फिर सोचा गर्मी का मौसम है, इतने सारे प्लश टॉय रखना भी ठीक नहीं लगेगा। ये अमीर लड़की असल में 23 साल का लड़का निकली। शियायू को पता है कि बारिश से कैसे बचना है और वो जमीन पर गिरी चीजें भी नहीं खाता। उम्मीद है ये लड़की मुझे भी अपना लेगी। लाइव स्ट्रीम के दर्शक कहने लगे, ये जुकीपल लड़की तो सच में अमीर है। उनके दिमाग में भी एक अजीब सा आइडिया आ गया, मुझे भी ऐसा ट्राई करना है। हाँ, सच कहूँ तुम ये सारे खिलौने हटा ही सकती हो। बिग फैटी इसे थोड़ी ओसीडी है। इसे अपनी सोने की जगह बिल्कुल भी गंदी पसंद नहीं है। अगर यकीन नहीं है तो दरवाजा खोलकर देख लो। ये सुनकर पहले तो लियू मिनमिंग थोड़ा हैरान रह गई। फिर जैसे वो सिस्टर होंगर की बात परखना चाहती हो, उसने सीधे सामने का दरवाजा खोल दिया और जो मोटा लड़का अभी तक बिस्तर पर लेटा हुआ था वो तुरंत उछलकर खड़ा हो गया। उसने मगरमच्छ वाला खिलौना उठाया और सीधे दरवाजे की तरफ भागा। बाहर निकलते ही उसने जोर से अपना सिर झटका और मगरमच्छ वाला खिलौना बहुत दूर फेंक दिया। ये देखकर लियू मेगमेंग की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना चेहरा ढक लिया। इतनी मेहनत से मैंने इसका आरामदायक कमरा सजाया और बिग फैटी को ये बिल्कुल पसंद ही नहीं आया। अरे मत रो मेगमेंग, एक बड़े मोटे ऑरेंज कैट को बस एक आरामदायक बिस्तर ही चाहिए। अगर तुम सच में बिग ऑरेंज का अच्छे से ख्याल रखोगी तो वो इसे जरूर महसूस करेगा। और तुम छोटे शरारती, 2 खिलौने फेंकना ही काफी था, तुम तो और भी फेंक रहे हो। ये सुनते ही मोटे ऑरेंज कैट ने खुशी खुशी अपना सिर घुमा लिया। औरतें सच में बड़ी जल्दी बदल जाती है। अभी कुछ देर पहले तो कुछ और कह रही थी, मैंने तो बस दरवाजा खोला था और अब देखो क्या हो गया, अचानक मेरी ही तरफ क्यों हो गई। ये तो सच में पूरा टाइगर रेटिंग है, बहुत मजेदार। मुझे तो इस पल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। अरे तुम लोगों ने टाइगर किंग की उदास आंखें देखी? सच में ये अब तक की सबसे एंटरटेनिंग एनिमल लाइव स्ट्रीम है जो मैंने देखी है। लाइव स्ट्रीम के दर्शक ये सब देखकर लगातार हंस रहे थे और बिना रुके बातें कर रहे थे। पता ही नहीं चला कब रात के 8 बज गए। मैगमैंग अंदर हो? बाहर से अंकल ली की आवाज आई। लियू मैगमैन ने सुनते ही जवाब दिया, मैं यही हूँ अंकल ली। क्या हुआ? फैट ऑरेंज का डिनर कहाँ है? लड़की, तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? अगर इस बाघ को पेट भर खाना नहीं मिला तो अंदर तुम लोगों के लिए ही खतरा बन जाएगा। ये सुनकर लियू मेनमिंग को अचानक याद आया, अरे फैट ऑरेंज ने अभी तक डिनर ही नहीं किया। वो जल्दी से उठी और बाहर जाने लगी। सॉरी अंकल ली, बिग ऑरेंज ऐसा नहीं करेगा। कौन जाने, जो भी हो बस खाना अंदर ले जाकर इसे खिला दो। जंगली जानवर आखिर जंगली जानवर ही होते हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें पूरी तरह पालतू बनाया जा सकता है। याद रखना, भूखा कुत्ता भी काट लेता है। समझ गई। लियू मैंगमैन ने सिर हिलाया। फिर वो मांस से भरे 3 बड़े टब वाली ट्रॉली कमरे के अंदर ले आई। जैसे ही मोटे ऑरेंज ने लियू मैनमेन को ट्रॉली लाते देखा, अब उसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हुआ। सिस्टर होंगर ने देखा कि मोटा ऑरेंज खड़ा हो गया है तो उसने तुरंत उसे शांत रहने के लिए कहा। लिंग शुए और पास में खड़ी मोटे ऑरेंज की पूंछ से खेल रही थी, लेकिन अगले ही पल उसने घबराकर तुरंत पूंछ छोड़ दी। सिस्टर होंगर, बिग कैट को क्या हो गया? खाने का टाइम हो गया है, अब इससे बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा। देखा मैंग मैंग नहीं, इसीलिए ये इतना एक्साइटेड हो रहा है। अच्छा, इतना ज्यादा मत उछलो। देखो तुमने शुएर को डरा दिया। एक मर्द होने के नाते थोड़ा मैच्योर और शांत रहना सीखो। लेकिन सिस्टर होंगर की डांट का मोटे ऑरेंज पर जरा भी असर नहीं हुआ। वो बस लगातार हवा में पंजे मारता रहा। मैं एक बाघ हूँ, मुझे कमाकर खाने की कोई टेंशन नहीं, नहीं दिन के 3 वक्त के खाने की चिंता है, और सोशल सिक्योरिटी या हाउसिंग फंड जैसी चीजों की तो बिल्कुल भी नहीं। फिर मैं इतना मैच्योर और शांत क्यों बनूं? जैसे ही लियू मैंगमेंग ने मोटे ऑरेंज को हवा में पंजे मारते देखा, वो तुरंत बोली, फैट ऑरेंज शांत हो जाओ, मैं अभी तुम्हारा खाना लेकर आती हूँ। वो मांस से भरी बाल्टी उठाकर लाई और मेरे सामने रख दी। मोटे ऑरेंज ने बिना एक पल गवाए सीधा अपना मुंह बाल्टी में डाल दिया और जोर जोर से खाना शुरू कर दिया। उसे नान में मुंह डालकर खाते हुए देखकर लियू मैगमिंग बोली, थोड़ा धीरे खाओ वरना गले में अटक जाएगा। चिंता मत करो, ये नहीं अटकेगा। मांस पहले से ही छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ है। तौलिया हाथ में लिए सिस्टर होंगर हंसते हुए बोली। फिर उसने मोटे ऑरेंज के चेहरे पर लगा खून साफ करना शुरू कर दिया। अरे मैं अभी खाना खत्म भी नहीं कर पाया हूँ। जैसे ही सिस्टर होंगर मेरा चेहरा पोंछने लगी, मैंने सिर घुमाकर बचने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसने मेरा सिर अपनी दोनों टांगों के बीच हल्के से रोक लिया। मेरा बेचैन सिर एक योद्धा औरत की कमर और उसकी टांगे
सच में किसी अभिशाप से कम नहीं थी। ठीक है, अब खा सकते हो, ये कहकर सिस्टर होंगर ने तौलिया हटा लिया और हंसते हुए बोली, अब तुम्हारे फर पर खून नहीं लगेगा। खाओ, आराम से खाओ। अब तो पूरा मूड ही खराब कर दिया। ऐसे में मैं कैसे खाऊं? मोटा ऑरेंज धीरे धीरे वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। सिस्टर होंग, बिग ऑरेंज अब खा क्यों नहीं रहा? आज इसने खाना अधूरा कैसे छोड़ दिया? ये तो हमेशा अपनी प्लेट पूरी साफ करता है, ऐसा पहली बार देखा है। नहीं, कोई बात नहीं, ये बस मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने इसका चेहरा साफ कर दिया। इसका मूड खराब हो गया। शायद इसका ना खाना ही बेहतर है। इसे समेट लो, कल फिर इसे दे देंगे। वैसे भी थोड़ा वजन कम होगा तो अच्छा ही है। और हाँ, रेड सिस्टर होंगर, आज रात आप मेरे घर रुक जाइए। अब काफी देर हो चुकी है। कल सुबह दाजू का ब्लड सैंपल लेने के बाद मुझे वापस ब्रीडिंग सेंटर लौटना होगा। ठीक है, फिर ऐसा ही करते हैं। सिस्टर होंगर, आज रात दाजू को यहीं अकेले खेलने दीजिए। जैसे ही सिस्टर होंगर और लियू मेगमिंग उठी, लिन शुएयर ने मुस्कुराते हुए अपनी सेल्फी स्टिक उठाई और बोली, तो आज की लाइव स्ट्रीम यही खत्म होती है। गुड नाइट सब लोग, अब सोने का समय हो गया है। अब सोने का समय हो गया है। स्ट्रीमर को भी खाना खाना है और आराम करना है। मुआ, आज पूरे दिन लाइव स्ट्रीम करने के बाद रिजल्ट उसकी उम्मीदों से भी बेहतर रहा, इसलिए उसने मौका देखकर टाइगर किंग के सो जाने के बाद लाइव स्ट्रीम बंद कर दी। लोहे का गेट बंद कर दिया गया और तीनों वहां से चली गई। उसी समय आखिरकार इन तीनों औरतों का ड्रामा खत्म हुआ। अब आखिर मुझे थोड़ा अपना समय मिलेगा। एक छोटा सा लोहे का दरवाजा सोचता है कि मुझे रोक लेगा। इतना आसान नहीं है। मैं उछलते कूदते दरवाजे की तरफ बढ़ा और बाहर क्या चल रहा है ये देखने लगा। आखिर मैं एक बाघ हूँ। आखिर मैं एक बाघ हूँ। अगर मैं जू से भाग जाऊं तो ये मेरे लिए भी और इंसानों के लिए भी बहुत खतरनाक होगा। इसलिए बाहर चुपके से घूमने निकलने से पहले मुझे ये पक्का करना था कि बाहर कोई मौजूद ना हो। उस रात होंगटा माउंटेन जू में एक नारंगी साया चुपचाप अपने पंजे से ताला खोल गया, फिर खुशी खुशी पास की बाड़ पार की और जंगल के अंदर गायब हो गया। आखिरकार बाहर निकल ही आया। मोटे ऑरेंज ने जमीन पर लौटने की इच्छा को बड़ी मुश्किल से रोका, फिर जंगल में आराम से घूमना शुरू कर दिया। अब शिकार करने का समय था, लेकिन थोड़ी देर घूमने के बाद उसे सिर्फ चूहे और मेंढक जैसी चीजें ही मिली। जहां तक जंगली सुअर और बांस के चूहों की बात थी, एक भी दिखाई नहीं दिया। कुछ भी नहीं मिला। मोटे ऑरेंज का जल्दी ही मन भर गया और वो वापस बाड़ की तरफ लौट आया। फिर एक छलांग में अंदर कूद गया। खटाक, लोहे का दरवाजा फिर से बंद हो गया। मोटा ऑरेंज पूल में अपने पंजे धोने लगा, सबूत मिटाने के लिए। वो नहीं चाहता था कि कल लियू मेगमिन को पता चल जाए कि उसके चारों पंजों पर पीली मिट्टी लगी हुई थी, वरना पकड़ा जाना तय था। अगली सुबह जू के अंदर सिस्टर होंगर एक सूटकेस लेकर चल रही थी। उसके पीछे नींद से भरा वही शरारती लड़का था और लिन शुएयर अपने फोन से सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। पता नहीं कितने समय बाद मैं इतनी सुबह उठा हूँ। अरे, दाजू तो अभी भी जरूर सो रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं। इतनी सुबह उसके उठने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन सच कहूँ, अगर वो अभी सो रहा है तो वही बेहतर है, वरना जागने के बाद फिर से सहयोग नहीं करेगा। जैसे ही हम दाजू के कमरे तक पहुंचे, सिस्टर होंगर की नजर जमीन पर बने पैरों के निशानों पर पड़ी। दाओहे, क्या तुम्हारे जू में कोई और बाघ भी है? ये पंजों के निशान पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतने साल बाघों के साथ रहने के बाद वो एक नजर में पहचान सकती थी कि ये किस जानवर के निशान है। नहीं, अभी यहाँ बिग ऑरेंज के अलावा कोई दूसरा बाघ नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं। चलो अंदर चलते हैं। सिस्टर होंगर अंदर गई और चारों तरफ ध्यान से देखने लगी। जब उसकी नजर जमीन पर जमी पीली मिट्टी की पतली परत पर पड़ी और दरवाजे पर बने पंजों के निशानों पे गई, तो उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उधर मोटा ऑरेंज पीठ के बल लेटा हुआ था। उसके चारों पैर हवा में थे। नाक से एक बड़ा सा बुलबुला निकल रहा था, जो कभी बड़ा हो जाता तो कभी छोटा। ये देखकर लिन शुएयर ने तुरंत अपना फोन निकाला और वीडियो बनाने लगी। कोई बाघ इतना क्यूट भी हो सकता है। शायद बहुत लोगों ने बाघ का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा होगा। सिस्टर होंगर भी पास आई। उसने मोटे ऑरेंज के गोल मटोल पंजों को देखा, लेकिन अचानक उसकी नजर उसके फर में फंसे एक लकड़ी के कांटे पर टिक गई। अरे मेगमेंग, क्या तुम्हारे जू में कांटेदार पेड़ भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ ऐसे पेड़ नहीं लगाते जिनमें कांटे हों। ऐसे पेड़ तो सिर्फ बाहर जंगल में ही है। ये सुनते ही सिस्टर होंगर ने मोटे ऑरेंज के पिछवाड़े पर हल्की सी थपकी दी, फिर एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, ये शरारती बिग ऑरेंज सच में रात को भाग गया था। लगता है ये जू से बाहर तक घूम कर भी आया है। लियू मेगमेन, तुम लोग सच में बहुत लापरवाह हो। मैंने पहले ही कहा था, बिग ऑरेंज बहुत ज्यादा स्मार्ट है। ये लोग आखिर मेरी बात सुनते ही क्यों नहीं? यहाँ कैमरे नहीं लगाए, ये तो एक बात थी। ऊपर से ऐसा दरवाजा लगाया है जिसे अंदर से भी खोला जा सकता है। फिर तो बिग ऑरेंज का रात में बाहर घूमने निकल जाना कोई हैरानी की बात नहीं है। मैगमेन, यहाँ जितनी जल्दी हो सके कैमरे लगवाओ और इस दरवाजे का ताला भी बदलवाना होगा। सबसे जरूरी बात,
अपने अंकल से कहना जू की सारी बाड़ कम से कम 6 मीटर ऊंची करवाएं। क्यों? लियू मैंग मैंग ने हैरानी से पूछा। सिस्टर होंग ने जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने लिन शुएर की तरफ देखकर कहा, शुएर पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दो। इस बात को जितने कम लोग जानेंगे उतना ही अच्छा होगा। अगर ये बात बाहर फैल गई तो सिर्फ बिग द जू ही नहीं, पूरा जू भी मुश्किल में पड़ जाएगा। क्या बिग द जू के साथ कुछ हुआ है? मुझे शक है कि दाजू कल रात चुपके से अकेले बाहर घूमने गया था। अभी फर्श पर बने पंजों के निशान, दरवाजे पर पड़े पंजों के खरोंच, उसके फर में फंसे लकड़ी के छोटे छोटे कांटे और उसके शरीर पर लगी पीली मिट्टी, ये सारी चीजें इस छोटे शरारती की पोल खोल रही है। कल रात ये अपने कमरे में बिल्कुल नहीं रुका था, ये बाहर खेलने जरूर गया था। ऐसा कैसे हो सकता है सिस्टर होंगर? दरवाजा तो बंद था और बाड़ भी 3 मीटर ऊंची है, ये बाहर निकला कैसे? अगर यकीन नहीं है तो अभी पीछे वाले जंगल में जाकर देख लो, तुम्हें शायद अभी भी उस बदमाश के पंजों के निशान मिल जाएंगे। तुम लोग सच में बाघों को बहुत कम समझते हो, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं। इंसानों की हरकतें सीखना उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। ऐसे साधारण ताले को वो बस एक बार देखकर खोलना सीख सकता है। और जहां तक उस 3 मीटर ऊंची बाड़ की बात है, क्या तुमने कभी बिग द जू को पूरी तरह खड़े होते देखा है? जब वो पूरी तरह खड़ा होता है तो उसकी ऊंचाई 3 मीटर से भी ज्यादा होती है, लगभग 3.5 मीटर। ऐसी बाढ़ तो वो आराम से पार कर सकता है, उससे उसे बिल्कुल नहीं रोका जा सकता। ये सब सुनने के बाद लियू मैंगमिन का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया, क्योंकि जब वो कल सुबह बिग ऑरेंज के कमरे में गई थी तब उसे भी फर्श पर पीली मिट्टी वाले पंजों के निशान मिले थे। लेकिन उसने कभी ये सोचने की कोशिश ही नहीं की कि वो आए कहाँ से थे। अब सिस्टर होंग की बात सुनकर वो पूरी तरह हैरान रह गई। बिग ऑरेंज दरवाजा भी खोल सकता है और रात में बाहर घूमने भी जाता है। उसे इनमें से किसी भी बात का जरा भी अंदाजा नहीं था, लेकिन सिस्टर होम ने एक नज़र में सब समझ लिया। खैर, बस मेरी कही हुई बात याद रखना, ये ताला आज ही बदलवाना और यहाँ सिक्योरिटी कैमरे भी जरूर लगवाना। साथ ही इस दौरान बाढ़ की ऊंचाई भी बढ़वानी होगी, वरना अगर बिग द जू दोबारा बाहर जाना चाहे तो तुम लोग उसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे। याद रखना, आज ही ताला बदलना होगा, वरना अगर ये बात बाहर फैल गई तो तुम्हारे जू की बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आखिर एक बाघ का बाहर घूमना कोई छोटी बात नहीं होती। अगर कभी टाइगर किंग ने किसी इंसान पर हमला कर दिया तो मामला बहुत बड़ा बन जाएगा। जिस बाघ ने किसी इंसान पर हमला किया हो उसे जिंदा रहने नहीं दिया जाएगा, और जिस जू में वो टाइगर किंग रहता है उसे भी जांच पड़ताल के लिए बंद कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि अधिकारी भी इसमें शामिल हो जाएंगे। समझ गई? लियू मेगमेंग ने तुरंत अपना फोन निकाला और अपने अंकल को सारी बात बताने लगी। सिस्टर होंगर, अब मैं फिर से वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हूँ, जरूरी बातें तो हो चुकी है, अब रिकॉर्डिंग शुरू करना ठीक रहेगा, है ना? हाँ, अब रिकॉर्ड कर सकती हो। उधर मोटे ऑरेंज को सोते सोते अचानक अपने पंजे में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। उसका शरीर अनजाने में हल्का सा हिल गया। सिस्टर होम ने तुरंत टेस्ट ट्यूब संभाल ली और बड़े ध्यान से उसके शरीर की हरकत के साथ अपना हाथ भी घुमाया। कुछ ही देर में तीनों टेस्ट ट्यूब खून से भर गई। सुई निकालने के बाद सिस्टर होम ने सारे ब्लड सैंपल सावधानी से डिब्बे में रख दिए। याद रखना, अपने अंकल को इस बात की गंभीरता जरूर समझा देना। मैंगमेंग, अब मैं वापस चलती हूँ। प्रोफेसर्स अभी भी मेरे ब्लड सैंपल लेकर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है सिस्टर होंगर। सिस्टर होंगर को विदा करने के बाद लिन शुएर बोली, मैंग काम तो हो गया, आप वापस जाकर थोड़ी देर और सो लें। उफ, अभी तो 6 भी नहीं बजे। नहीं, मैं यहीं रुककर आगे क्या होता है वो देखूंगी। अब जबकि हमें पता चल गया है कि बिगदाजू खुद ताला खोल सकता है, तो मैं उसे यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? अगर बाद में कोई विजिटर आ गया और बिग ऑरेंज फिर से बाहर निकल गया तो मैं क्या करूंगी? अरे मेरी प्यारी मैन, तुम सच में यहाँ बैठकर इसकी रखवाली करोगी? ये अभी गहरी नींद में सो रहा है, कहीं नहीं जाएगा। चिंता मत करो। लियू मेगमेन को अच्छी तरह जानने वाली लिन शुए और उसके मन की बात तुरंत समझ गई। मैं तो बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं भी यही रुकूंगी। शुए तुम वापस जाकर थोड़ी देर और सो लो। तुम अभी भी इतनी जिद्दी हो, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। हाँ, ये बड़ा कैट देखने में क्यूट लगता है, लेकिन आखिर है तो बाघ ही। अगर गलती से इसने तुम्हें अपना नाश्ता समझ लिया तो फिर ऐसा करो, मेरे कमरे से मेरा स्लीपिंग बैग ले आओ, हम दोनों यहीं रुककर सो जाएंगे। ये सुनकर लिन शुएर की रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। तुम सच में सीरियस हो? तुम यहाँ सोने वाली हो, वो भी एक बाघ के साथ? ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे मांस से भरी बन किसी कुत्ते के सामने फेंक दो, फिर उसके वापस मिलने की उम्मीद मत करना। जब उसने देखा कि लियू मेगमिंग अपना फैसला बदलने वाली नहीं है तो उसके पास स्लीपिंग बैग लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। स्लीपिंग बैग लेने के बाद वो बिना रुके सीधे बिग ऑरेंज हाउस की तरफ भागी। उसे डर था कि अगर जरा भी देर हुई तो कहीं लियू मेंगमेंग के साथ कुछ बुरा न हो जाए। तुम तो बहुत जल्दी वापस आ गई। हाँ, लियू मेंगमेंग मुस्कुराते हुए बोली। उसने स्लीपिंग बैग लिया और उसे बिछाने लगी। लिन शुए ने घबराते हुए पूछा,
मैंग बैंग, यहाँ सोना तो जूकीपर के नियमों के खिलाफ है ना? कोई बात नहीं, बस किसी को मत बताना। तुम भी जल्दी अंदर आ जाओ। जो स्लीपिंग बैग मैंने खरीदा है वो एक्स्ट्रा बड़ा है, उसमें हम दोनों आराम से आ जाएंगे। ये सुनकर लिन शुएर ने उस गुलाबी स्लीपिंग बैग की तरफ देखा। पता नहीं क्यों उसे अचानक बीफ रैप याद आ गया। फिर उसने कहा, चलो अंदर आ जाओ। ठीक है, उम्मीद है ये टाइगर किंग सच में वैसा ही होगा जैसा तुम कहती हो, शांत और बिल्कुल सीधा सादा। अब ज्यादा देर नहीं हुई थी। स्लीपिंग बैग के अंदर सो रही लिन शुएर को अचानक गर्माहट महसूस हुई और उसकी नींद खुल गई। आंखें खुलते ही उसकी नजर सीधे टाइगर किंग पर गई। उसे अब भी गहरी नींद में सोता देखकर उसने राहत की सांस ली। लेकिन अगले ही पल पता नहीं क्यों लिन शुएर का मन किया कि वो स्लीपिंग बैग से बाहर निकल आए। वो धीरे धीरे टाइगर किंग के बिस्तर तक गई और उसके मोटे से पेट को सहलाने लगी। वाह, कितना मुलायम है, इसे सहलाने में कितना मजा आ रहा है। उधर जिस मोटे ऑरेंज को सहलाया जा रहा था वो भी धीरे धीरे उसका मजा लेने लगा। जब लिन शुएर को होश आया तो उसने देखा कि टाइगर किंग की आंखें धीरे धीरे खुल रही है। दोनों की नजरें मिली। एक पल के लिए उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो गया, लेकिन उसका हाथ अपने आप फिर से उसके पेट पर फिर गया। जैसे ही उसने दोबारा सहलाया, अभी अभी खुली टाइगर किंग की आंखें फिर से बंद हो गई। ठीक है, जब तुम इतनी अच्छी सर्विस दे ही रही हो तो बड़ी मुश्किल से तुम्हें जारी रखने देता हूँ। दा जू को आंखें बंद करके आराम से मजा लेते देखकर लिन शुएर की हिम्मत और बढ़ गई। उसके हाथ धीरे धीरे शरीर के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंचने लगे। आखिरकार अगर तरीका सही हो तो बाघ को भी आराम से सहलाया जा सकता है। उसी समय स्लीपिंग बैग में सो रही लियू मेगमेंग की भी नींद खुल गई और उसने ये सब देख लिया। वो पूरी तरह हैरान रह गई। और तुम कहती थी कि तुम्हें डर लगता है, नींद में भी बिग ऑरेंज को सहला रही हो। तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है ना? ये सुनते ही लिन शुएर के हाथ अपने आप रुक गए। ऐसी बात नहीं है, बस क्योंकि तुम यही हो। उसी वक्त मसाज का मजा ले रहा बिग ऑरेंज अचानक समझ गया कि हाथ रुक गए हैं। उसने तुरंत अपना पंजा बढ़ाकर लिन शुएर के कपड़ों को हल्के से खींचा। मतलब बातें करती रहो लेकिन हाथ मत रोकना। लिन शुएर अपने कपड़े खींचते देख हंस पड़ी। ठीक है, जारी रखती हूँ। फिर वो सामने लेटे उस मोटे बाघ को दोबारा सहलाने लगी। उधर मोटा ऑरेंज भी पूरे आराम से उसका मजा ले रहा था। उसके चेहरे पर वही संतुष्ट वाला एक्सप्रेशन था। मानना पड़ेगा, बाघ आखिर बिल्ली परिवार का ही हिस्सा है, बस थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है। बिग ऑरेंज तो इतनी जल्दी पिघल गया, सच में बड़ा चंचल बाघ है। बिग ऑरेंज को लिन शुएर के कपड़े खींचते देखकर लियू मेगमेंग खुद को चिढ़ाने से रोक नहीं पाई। मैं तो पूरे एक हफ्ते से बिग ऑरेंज के साथ हूँ, लेकिन इसने कभी मेरे कपड़े नहीं खींचे। बिग ऑरेंज को आंखें मिचमिचाते और आराम से गुनगुनाते देखकर लिन शुएर लेक्चर देने वाले अंदाज में बोली, मैं गमेंग सच कहूँ, जब भी तुम्हें फ्री टाइम मिले थोड़ी पढ़ाई कर लिया करो। शुएर द जू बाघ है, बिल्ली नहीं। लेकिन बाघ भी तो फेलाइन फैमिली का हिस्सा होते हैं, इसलिए उन्हें सहलाने का तरीका भी वही काम करता है। समझी? अब तुम मुझे ही समझाने लगी, ऐसा नहीं चलेगा। एक टॉप टियर कीपर बनने के लिए सही सलाह माननी भी पड़ती है। दोनों की बातें सुनकर बिग ऑरेंज समझ गया कि अब बहस शुरू होने वाली है। आने वाले शोर शराबे की कल्पना करते ही वो बिस्तर से उतर गया और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ चल पड़ा। तुम दोनों आराम से बहस करो, मैं बाहर जाकर थोड़ी ताजी हवा खा के आता हूँ। खटाक ताले की आवाज के साथ लोहे का दरवाजा खुल गया और दोनों अभी बहस शुरू ही करने वाली थी। जब दोनों ने ये देखा तो वहीं के वहीं जम गए। हमने अभी जो देखा वो सच में हुआ था, है ना? क्या इसने सच में अपने पंजे से कुंडी खोल दी? अपनी तरफ टिकी हुई दोनों की नजरें महसूस करती ही मैं अंदर ही अंदर घबरा गया। अब तो गड़बड़ हो गई। मैं भूल ही गया था कि अब मैं एक बाघ हूँ। अभी भी आदत से मजबूर खुद को इंसान ही समझ रहा था। जो लोग बहस करने लगे तो चुपचाप वहां से निकल जाए। इसलिए मेरे पंजे जमीन पर पड़ने से पहले ही मैंने जल्दी से दरवाजा वापस बंद कर दिया। फिर आराम से वापस बिस्तर पर जाकर लेट गया। लियू मैंगमेंग और लिन शुएर ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। दोनों का दिमाग जैसे पूरी तरह सुन्न पड़ गया। उन्हें ऐसा झटका पहले कभी नहीं लगा था। उनकी पूरी दुनिया ही जैसे हिल गई। अरे टाइगर किंग महाराज, ये आखिर कर क्या रहे हैं? अगर मैंने गलत नहीं देखा तो ये तो पूरा शुतुरमुर्ग बनने की कोशिश कर रहा है, यानी खुद को ही धोखा दे रहा है। तो सिस्टर होंगर सच कह रही थी, बिग ऑरेंज सच में दरवाजा खोल सकता है। मुझे पहले यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब मैंने अपनी आंखों से देख लिया। तो क्या हम ऐसे दिखाएं कि हमने कुछ देखा ही नहीं? जब टाइगर किंग खुद ऐसा बिहेव कर रहा है तो क्या हमें भी उसका साथ नहीं देना चाहिए? ऐसे एक्ट करे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आखिर बड़े कैट की भी अपनी इज्जत होती है। नहीं, ये बदमाश बिग ऑरेंज सच में दरवाजा खोलना जानता है। हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। फिर लियू मैंगमेंग ने बिस्तर पर सोने का नाटक कर रहे बिग ऑरेंज की तरफ देखा और गंभीर आवाज में बोली,
मैं तुम्हें दोबारा दरवाजा खोलने का मौका नहीं दूंगी। तुम बदमाश, क्या कल रात चुपके से बाहर घूमने गए थे? मैं पहले ही बता रही हूँ, ये आखिरी बार था। अब तुम्हें दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ये सुनते ही मैं तुरंत बिस्तर से उछल कर खड़ा हो गया। उफ, ये औरत सच में बहुत परेशान करती है। मैंने अपना मुंह पूरा खोल दिया और लगातार अपने पंजे हवा में घुमाने लगा ताकि लियू मेगमेंग डर जाए। क्या हमें थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए? अभी टाइगर किंग सच में खतरनाक लग रहा है। इस बदमाश के झांसे में मत आना। इसने अभी तक अपने पंजों के नाखून भी बाहर नहीं निकाले। ये बस डराने की कोशिश कर रहा है। ये कहते हुए लियू मेगमेंग सीधे आगे बढ़ी और दोनों हाथों से मुझे पकड़कर रोक लिया। मोटा ऑरेंज लगातार अपने पंजे चलाता रहा, लेकिन अचानक उसकी हरकत बीच में ही रुक गई। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि लियू मेगमेंग बहुत ताकतवर थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे डर था कि कहीं गलती से मैं उसे दूर न उछाल दूं। और अगर ऐसा हो गया तो फिर मुझे खाना कौन खिलाएगा? मैंने सच में अपना मुंह खोला और धीमी सी गुर्राहट निकाली। मतलब साफ था, छोटी लड़की, अभी मुझे छोड़ दो, वरना तुम्हारा टाइगर ब्रदर अब ज्यादा नरमी नहीं दिखाएगा। दिख रहे हैं ये दांत? तुम्हारी उंगली जितने मोटे हैं, एक बार काट लिया तो तुम्हारे पूरे शरीर पर खून से भरे छेद हो जाएंगे। तुम सिर्फ ऐसे डराकर मुझे नहीं रोक सकती। सुनो, तुम छोटे बदमाश, अब तुम्हें बाहर जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है, समझे? लियू मेंगमेंग को ऐसे देखकर लिन शुएर के होठ अनजाने में फड़क उठे। आज से पहले उसकी सोच कभी इतनी बुरी तरह नहीं टूटी थी। चाहे टाइगर किंग हो या फिर लियू मेंगमेंग, दोनों ही उसकी समझ से बिल्कुल बाहर थे। उसी समय बाहर से एक पुरानी तिपहिया गाड़ी की खड़खड़ाहट सुनाई दी। उसके साथ सामान उतारने की आवाज भी आने लगी। ये सुनते ही लियू मेंगमेंग अचानक तभी लियू मेंगमेंग को एहसास हुआ कि जिस पंजे को उसने पकड़ा हुआ था वो कब का उसके हाथ से निकल चुका था। जो मोटा ऑरेंज अभी कुछ पल पहले तक गुस्से में था, अब अपना सिर दरवाजे की तरफ निकालकर देख रहा था। मैंग मैंग, अंदर हो, मैं टाइगर किंग का खाना बाहर रख गया हूँ, ठीक है? अंकल ली ने लियू मैंग मैंग के जवाब का इंतजार भी नहीं किया। वो अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर बैठे और खड़खड़ाते हुए वहां से चले गए। मोटा ऑरेंज तुरंत बिस्तर से कूद पड़ा और सीधा दरवाजे की तरफ भागा। लियू मैंगमेंग और लिन शुएर की नजरों के सामने उसने आराम से लोहे का दरवाजा खोल दिया। मैंग मैंग, लगता है टाइगर किंग को सबसे ज्यादा अपने खाने की ही चिंता है ना? ये बदमाश बिग ऑरेंज। लियू मैंग मैंग गुस्से में लोहे का बर्तन उठाकर दरवाजे तक पहुंची। वहां उसने देखा कि बिग ऑरेंज अपना पूरा सिर पहले ही बाल्टी के अंदर घुसा चुका था। अगर ये बदमाश ऐसे ही खाता रहा तो इसका सिर सच में बाल्टी में फंस जाएगा। पहले तुम्हारा सिर बाहर निकालती हूँ, फिर खाना तुम्हारे बर्तन में डाल दूंगी। लियू मेगमेंग ने बिग ऑरेंज के दोनों गाल पकड़कर उसका बड़ा सा सिर बाल्टी से बाहर खींच लिया। उधर मैं अभी भी मांस चबा रहा था। लियू मेगमेंग को मांस लोहे के बर्तन में डालते देखकर मैं अंदर ही अंदर बेबस हो गया। क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ दिखता हूँ कि मांस खाते खाते अपना सिर बाल्टी में फंसा लूंगा? लो, अब आराम से खाओ। उफ, ये बदमाश ऑरेंज केट सच में एक असली बाघ भी शायद तुम्हारे सामने हार मान जाए। मैं मन ही मन बड़बड़ाते हुए लोहे के बर्तन के पास गया और फिर से खाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी मुझे याद आया कि दरवाजा खोलते हुए मैं लियू मेगमेंग के हाथों पकड़ा गया था। अब जब भी मैं दरवाजा खोलूंगा ये लोग तुरंत पकड़ लेंगे। लगता है अब ये लोग ताला जरूर बदलेंगे। बस सोच रहा हूँ आखिर किस तरह का ताला लगाएंगे? फिंगरप्रिंट लॉक या ऐसा ताला जिसे अंदर से खोला ही ना जा सके? वैसे इसके अलावा इनके पास और कोई खास ऑप्शन भी नहीं होगा। खैर, जब तक वो ऐसा ताला लगाएंगे जिसे इंसान अंदर से खोल सकता हो, मैं भी उसे खोल ही लूंगा। ये सोचते ही मोटा ऑरेंज आराम से खाना खाने लगा। मुझे रोक कर रखोगे? मुझे बाहर घूमने भी नहीं जाने दोगे? इतना आसान नहीं है। मैं कोई इतना आजाकारी बाघ नहीं हूँ। उसी समय लिन शुए अर्दा जू के कमरे से बाहर आई। टाइगर किंग को इतने मजे से खाते देखकर सच कहूं उसे भी थोड़ी भूख लगने लगी। तो अब टाइगर किंग को वापस एग्जीबिशन रूम में भेजोगी? हाँ, फिलहाल दाजू को एग्जीबिशन रूम में ही रहना होगा। जब सामने वाला एरिया पूरी तरह तैयार हो जाएगा तब दाजू वहीं रहने लगेगा। इस तरह उसे बोरियत भी नहीं होगी और उसके पास घूमने फिरने के लिए भी काफी जगह होगी। उधर मोटा ऑरेंज अपना नाश्ता खत्म कर चुका था। धूप में चमकते हुए खाली लोहे के बर्तन को घूरते हुए लियू में गमेंग झुकी और उसे उठा लिया। अच्छा, बूढ़े साहब का नाश्ता भी खत्म हो गया, तो चलो अब एग्जीबिशन रूम चलते हैं। थोड़ी ही देर में टूरिस्ट आने वाले होंगे। चलो अब आलस मत करो, ठीक है? हाँ हाँ, समझ गया। मोटा ऑरेंज आराम से एग्जीबिशन हॉल की तरफ चल पड़ा। आजकल तो बाघों को भी अपना खाना कमाने के लिए काम करना पड़ता है। जिसने भी कहा था कि जानवर बनकर जीना आसान होता है, उसका सिर ही नोच लूंगा। मन ही मन बड़बड़ाने के बाद मोटा ऑरेंज बड़े आराम से टहलते हुए आगे बढ़ता रहा। चलते चलते वो पूरे जू को देख रहा था। अरे, वो छोटा सा मोटा भेड़ का बच्चा तो देखो, अच्छा है इस साल और अच्छे से बड़ा होना। तुम्हें देखकर लग रहा है तुम्हारा मांस काफी स्वादिष्ट होगा। बस पिंजरे के अंदर ही रहना।
शायद थोड़ा मटन वाली गंध ज्यादा होगी, लेकिन कोई बात नहीं। तुम्हारा टाइगर ब्रदर खाने में बिल्कुल नखरे नहीं करता। और उधर वो शुतुरमुर्ग भी है, उसकी जांग तो काफी मजबूत लग रही है। एक बाइट मारूं तो मजा ही आ जाए। और ये सामने वाला राइनो भाई मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है? मोटे ऑरेंज ने अपना सिर टेढ़ा किया और तार वाली बाड़ के उस पार खड़े राइनो को हैरानी से देखने लगा। क्या इसने पहले कभी बाघ नहीं देखा? इतना बेवकूफों जैसा क्यों देख रहा है? अरे कुछ तो गड़बड़ है। टाइगर किंग और राइनो एक दूसरे को घूर रहे हैं। अरे बिग ऑरेंज, जल्दी वापस आओ। ये सुनते ही लियू मैंगमैंग तुरंत दा जू को रोकने के लिए आगे बढ़ी। उसने पीछे से उसकी पूंछ पकड़ ली। अरे पगली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बाघ की पूंछ मत खींचो। मैं तो बस ये देख रहा था कि ये बेवकूफ सा दिखने वाला राइनो मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है। मेरा उससे लड़ने का कोई इरादा नहीं था। मैं गौमेंग, छोड़ दो। अगर तुमने ऐसे ही किया तो सावधान रहना, कहीं टाइगर किंग तुम्हें काट ना ले। लियू मेगामेन को बाघ की पूंछ खींचते देखकर लिन शुएर ने तुरंत उसे टोका। अरे साधारण बिल्ली की पूंछ भी नहीं खींचनी चाहिए, और तुम तो सीधे टाइगर किंग की पूंछ ही खींच रही हो। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई बहुत लंबी उम्र जी चुका बूढ़ा खुद ही जहर खा ले। अब उसे सच में सिस्टर होंगर की बात पर यकीन हो गया। टाइगर किंग सच में इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर कोई और बिल्ली होती तो अब तक तुम्हें काट चुकी होती। क्या हुआ, फिर से बिल्ली वाले मुक्के खाने हैं क्या? ये सुनते ही लियो मैगमिंग ने तुरंत पूंछ छोड़ दी। बिग ऑरेंज, मैंने ज्यादा जोर से तो नहीं खींच दिया। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं वादा करती हूँ आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हें लगता है अगली बार का मौका मिलेगा? अगर मुझे अभी भी खाना खाने की जरूरत न होती तो तुम्हारे अंकल वू तुम्हें अभी घुमाकर एक जोरदार थप्पड़ लगा देते। फिर लोग तुम्हारी दावत खा रहे होते। सच में कितनी बेवकूफ हो। ये जूकी पर बनी कैसे? मोटा ऑरेंज मन ही मन बड़बड़ाता हुआ एग्जीबिशन हॉल की तरफ चलता रहा। उसी समय दरवाजे पर खड़े अंकल ली की नजर अचानक टाइगर किंग पर पड़ी। वो डर के मारे उछल पड़े। अंकल ली की अचानक आई चीख सुनकर मोटा ऑरेंज भी बुरी तरह चौंक गया। वो तो लगभग 2 पैरों पर भाग ही पड़ा था। चीख सुनकर लियू मैंग मैंग और लिन शुएर दोनों तुरंत दौड़कर आ गई। ये बाघ चलते वक्त बिल्कुल आवाज क्यों नहीं करता? मैं अभी यहीं खड़े होकर सिगरेट पी रहा था। जैसे ही पीछे मुड़ा तो देखा कि बाघ कब का मेरे बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो चुका था। मरते मरते बचा मैं तो। सबसे बड़ी बात, इसके चलने की जरा भी आवाज नहीं आई। अंकल ली की बात सुनकर मैंने उसे बड़ी तिरछी नजर से देखा। अभी तो तुम मरे भी नहीं, लेकिन तुमने मुझे ही आधा डरा दिया। इतने सालों से जू में काम कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कि पहली बार बाघ देखा है? फिर ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो जैसे भूत देख लिया हो? बाघ तो वैसे भी अपने पंजों के मुलायम पैड पर चलते हैं। खासकर ऐसी सख्त जमीन पर उनके कदमों की आवाज लगभग नहीं आती। लेकिन अंकल ली, आप चिंता मत कीजिए। टाइगर किंग किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नुकसान पहुंचाए या नहीं ये मुझे पता है, लेकिन इसका यूं बिना आवाज किए घूमना मेरे बस की बात नहीं। अगली बार मैंग मैंग इसके साथ थोड़ा पास पास चला करो, ठीक है? कम से कम तुम्हारे कदमों की आवाज तो सुनाई देगी। तब मुझे पहले से पता रहेगा और मैं मन से तैयार रहूंगा। ठीक है अंकल ली, समझ गई। चलो जल्दी से टाइगर किंग को अंदर ले जाओ। लगभग 9 बजने वाले हैं। जू खुलने का समय हो गया। ये कहते हुए अंकल ली ने एग्जीबिशन रूम का दरवाजा खोल दिया। ये सुनकर लियू मेगमिंग ने बिग ऑरेंज के पिछवाड़े पर हल्की सी थपकी दी। पीछे से हल्का धक्का महसूस होते ही मोटा ऑरेंज आराम से अंदर चला गया। उसने एक आरामदायक जगह चुनी और वहीं जाकर लेट गया। एग्जीबिशन रूम के बाहर काफी सारे लोग अपने फोन से कांच थपथपा रहे थे और जोर जोर से आवाजें लगा रहे थे। इनमें से ज्यादातर लोग कल की लाइव स्ट्रीम में हुए गिव अवे की वजह से यहाँ आए थे, और उनमें कई छोटे छोटे स्ट्रीमर्स भी थे। मोटे ऑरेंज ने बाहर खड़े उन सारे स्ट्रीमर्स की तरफ पीट कर ली और मन ही मन चिढ़ गया। बस कुछ ही मिनटों में कांच के बाहर इतनी भीड़ हो गई कि तिल रखने की भी जगह नहीं बची। सच में कितने अजीब लोग हैं। क्या इन लोगों के पास करने को और कोई काम नहीं है? बस हर समय फोन उठाकर दूसरों को परेशान करते रहते हैं। इसमें आखिर मजा क्या है? लगता है आज जू में कल से कहीं ज्यादा लोग आए हैं। तुमने ध्यान दिया, कल तो यहाँ मुश्किल से कुछ लोग थे, और अगर मुझे सही याद है तो आज सोमवार है ना? पता नहीं, शायद आज सबकी छुट्टी होगी, लेकिन कोई बात नहीं। इतने लोग आए हैं तो जू के लिए तो अच्छी बात है। दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी अचानक कोई भागता हुआ वहां आ पहुंचा। उसके हाथ में भी फोन था और उसके पास भी वही सेटअप था जो लिन शुएर इस्तेमाल करती थी। आप ही लियू मेगमेन जूकी पर हैं, है ना? और आप स्ट्रीमर लिन शुएर है। आप दोनों असल में लाइव स्ट्रीम से भी ज्यादा अच्छी लगती है। कॉम्प्लीमेंट के लिए धन्यवाद, लेकिन हमें अभी टाइगर किंग के पास जाना है, इसलिए हम यहाँ रुक नहीं सकते। सॉरी, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? मैं भी टाइगर किंग को पास से देखना चाहता हूँ। सॉरी, इसके लिए आपको पहले जू डायरेक्टर से अनुमति लेनी होगी। डायरेक्टर इजाजत देंगे तभी ऐसा हो पाएगा। ये कहकर लिन शुए और लियू मेंगमिंग को साथ लेकर आगे बढ़ गई। वो ऐसे स्ट्रीमर्स को पहले भी देख चुकी थी।
ये सब बस ट्रेंड का फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन फोन पकड़े वो स्ट्रीमर लियू मेंगमिंग और दोनों कीपर्स के पीछे पीछे चलता रहा। डायरेक्टर तो आपके अंकल हैं, है ना? तो आप उन्हें एक फोन क्यों नहीं कर देती? वो काफी देर से यही मौका देखकर इंतजार कर रहा था। आखिरकार उसे ये दोनों दिखाई दिए। इतना अच्छा मौका वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता था। कौन जाने यहीं से वो एक ही रात में वायरल हो जाए। सॉरी, ये मैं नहीं कर सकती। आपको खुद डायरेक्टर से बात करनी होगी। डायरेक्टर का ऑफिस उधर है। हम इस समय बहुत बिजी है। जरा रास्ता दीजिए। बस खुद ही चले जाइए। लेकिन मैं डायरेक्टर को जानता ही नहीं। क्या आप दोनों मुझे वहां तक ले चलेंगी? जरूर। ये सुनते ही उस स्ट्रीमर ने तुरंत अपना सिर घुमाया और देखा कि 8 हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड हाथों में डंडे लिए सीधे उसे घूर रहे थे। सर, आपने हमारे जूस स्टाफ के काम में गंभीर रुकावट डाली है, इसलिए अब आपको हमारे साथ डायरेक्टर के ऑफिस चलना होगा। उम्मीद है आप सहयोग करेंगे। सबसे आगे खड़ा गार्ड, जिसके चेहरे पर लंबा सा निशान था, पहले से ही बहुत डरावना लग रहा था। ऊपर से उसकी लंबाई भी लगभग 6.5 फुट थी और उसके सिक्योरिटी यूनिफॉर्म से भी बाहर निकलती हुई मांसपेशियां देखकर जो स्ट्रीमर लियू मेनगम और लिन शुएयर को परेशान कर रहा था, वो डर के मारे कांपने लगा। आप लोग क्या करना चाहते हैं? मैंने टिकट खरीद कर अंदर एंट्री ली है। ठीक है, हमें पता है। इसलिए तो हम सिर्फ आपको हमारे साथ चलने के लिए कह रहे हैं। अगर आप चोरी छिपे अंदर घुसे होते तो हम इतने अच्छे से बात भी नहीं करते। आखिर चाहते क्या हो? मैं अभी लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। ये कहकर उसने अपने हाथ में पकड़ी सेल्फी स्टिक ऊपर उठा ली, जैसे उसी से अपनी रक्षा करना चाहता हो। कोई बात नहीं, आप लाइव स्ट्रीम करते रहिए। उम्मीद है अभी जो हुआ वो भी आपने रिकॉर्ड किया होगा। अगर आप हमारे साथ नहीं चलेंगे तो हमें पुलिस बुलाकर आपके खिलाफ शिकायत करनी पड़ेगी। दूसरों को परेशान करने, हंगामा करने और जू के सामान्य कामकाज में बाधा डालने के आरोप में। जब सारे जुर्माने जुड़ेंगे तो आपकी हैसियत शायद उन्हें भर भी नहीं पाएगी। ये सुनते ही उस स्ट्रीमर का चेहरा उतर गया। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। 2 सिक्योरिटी गार्ड उसे अपने साथ ले गए। उसे जाते देखकर मुख्य गार्ड हल्का सा मुस्कुराया। मिस मैंगमैंग, परेशानी पैदा करने वाले को हटा दिया गया है। अब हम आपको एग्जीबिशन रूम तक छोड़ देते हैं। ठीक है, धन्यवाद ब्रदर ली। ब्रदर ली कहे जाने वाले गार्ड ने बाकी लोगों की तरफ सिर हिलाया। फिर 6 सिक्योरिटी गार्ड लियू मेंगम और लिन शुएयर को चारों तरफ से घेरकर चलने लगे। उनके लंबे चौड़े शरीर दीवार की तरह दोनों को चारों तरफ से ढके हुए थे, ताकि बाकी परेशान करने वाले स्ट्रीमर्स दोबारा पास ना आ सके। उसी समय एग्जीबिशन हॉल के पास जानवरों की वीडियो बना रहा एक और स्ट्रीमर ये सब देखकर तुरंत अपना फोन निकाल लाया और बोला, जरा इन 6 सिक्योरिटी भाइयों की बॉडी तो देखो। तुम लोग यकीन नहीं करोगे, लेकिन अगर मैं बस एक हरकत कर दूं तो ये छहों मेरे सामने घुटनों पर बैठ जाएंगे और मुझसे छोड़ देने की भीख मांगेंगे। ज्यादा देर नहीं लगी और सब लोग एग्जीबिशन रूम के दरवाजे तक पहुंच गए। अंकल ली कोई अंदर घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहा था? नहीं, मैंने सबको रोक दिया। अंकल ली हंसते हुए ताला खोलने लगे। ये स्ट्रीमर सच में बहुत परेशान करते हैं। सब के सब टाइगर किंग के बिल्कुल पास जाकर वीडियो बनाना चाहते हैं, इसलिए मैंने श्याओ ली और बाकी लोगों को भी बुला लिया। आपने बिल्कुल सही किया अंकल ली, ये लोग सच में बहुत परेशान करते हैं। अगर बिग ऑरेंज ने इन्हें देख लिया तो शायद इन्हें चोट भी पहुंच सकती है। हाँ बिल्कुल, तुम लोग अंदर चले जाओ। पता नहीं क्यों मेरा मन थोड़ा घबरा रहा है। ये सुनकर लियू मेगमेन ने सिर हिलाया। उसने लिन शुएयर को साथ लिया और दोनों अंदर चली गई। एग्जीबिशन हॉल के अंदर मोटा ऑरेंज बस हवा में मुंह चलाते हुए चबा रहा था। बाहर की ये मक्खियां सच में बहुत परेशान करती है। आखिर रोज रोज कांच क्यों थपथपाते रहते हो? क्या तुम लोगों के पास कोई और काम नहीं है? सच में दिल करता है इन सारे परेशान करने वालों की अच्छी तरह धुनाई कर दो। लियू मेगमिंग जैसे ही अंदर आई, वो सीधा मोटे ऑरेंज के पास भागी और उसकी हालत देखने लगी। तुम ठीक हो? बाहर बहुत शोर हो रहा है ना? ओह, आखिरकार वापस आ ही गई। अपने टाइगर मास्टर को यहाँ अकेला छोड़ दिया था। मैं तो यहाँ अकेला बैठकर कांच पर होने वाली ठक ठक सुनता रहा। मुझे तो लगा था तुम मुझे भूल ही गई हो। मोटा ऑरेंज अंदर ही अंदर बेबस हो गया। ये जूके पर आखिर कुछ करती क्यों नहीं? बाहर खड़े उन निकम्मों के पास लोगों को परेशान करने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? अगर पहली वाली जूकी पर अभी भी यहाँ होती तो अब तक बाहर जाकर सबकी अच्छी तरह खबर ले चुकी होती। मोटे ऑरेंज की नजरों में खुद को दोषी महसूस करते हुए लियू मेगमेन घबराकर बोली, बिग ऑरेंज, थोड़ा सब्र करो। ठीक है, वो सब टूरिस्ट है, तुम्हें देखने के लिए आए हैं, इतना गुस्सा मत हो। ये सुनते ही मोटा ऑरेंज तुरंत उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ बोले लियू मेगमेंग से दूर चला गया। उसे जाते देखकर लियू मेंगमेंग जल्दी से बोली, बिग ऑरेंज मत जाओ, तुम्हारी सिस्टर कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेगी। पास खड़ी लिन शुएयर ने उसे याद दिलाया, मेगमेंग, मुझे लगता है तुम्हें अपने अंकल से बात करनी चाहिए। एग्जीबिशन रूम के बाहर साउंड प्रूफ ग्लास लगवा दो, इससे टाइगर किंग को बाहर का शोर परेशान नहीं करेगा।
वैसे भी टाइगर किंग को यहाँ पहले से ही बहुत शोर लगता है। अगर ये लंबे समय तक यहाँ रहा तो इसके लिए ये सब सहना मुश्किल हो जाएगा, और तब टाइगर किंग का गुस्सा होना बिल्कुल भी अजीब नहीं होगा। ठीक है, समझ गई। मैं अभी अंकल को बता देती हूँ। ये सुनते ही लियो मैगमैंग ने तुरंत अपना फोन निकाला और उन्हें एक मैसेज टाइप करने लगी। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये डायरेक्टर के ऑफिस का रास्ता तो नहीं है ना? सामने बने उस काले रंग के मकान को देखकर वो पुरुष स्ट्रीमर थोड़ा घबरा गया। ये जगह तो बहुत डरावनी लग रही है, किसी ऑफिस जैसी तो बिल्कुल नहीं दिखती। तुम्हारी लाइव स्ट्रीम तो पूरे समय चालू है, फिर डर किस बात का? जल्दी से हमारे साथ अंदर चलो, डायरेक्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, जल्दी अंदर चलो। ये आदमी बहुत ज्यादा बकबक कर रहा है। दो सिक्योरिटी गार्ड तो उसे पकड़कर अंदर घसीटने के लिए भी तैयार खड़े थे। जू की मिस को परेशान करने की हिम्मत करता है। लगता है इसे मौत का मतलब ही नहीं पता। ठीक है, ठीक है, इतनी जल्दी मत मचाओ। ये कहते हुए उस स्ट्रीमर ने अपनी लाइव स्ट्रीम में बढ़ती हुई व्यूअर संख्या पर एक नजर डाली। उसे थोड़ी राहत मिली। हालांकि उसकी हालत थोड़ी खतरनाक लग रही थी, लेकिन लाइव स्ट्रीम अभी भी चालू थी और आखिर ये जू ही तो था। उसे लगा ज्यादा से ज्यादा उसे थोड़ी डांट ही पड़ेगी, लेकिन जैसे ही वो उस काले मकान के सामने पहुंचा, उसकी नजर अचानक दरवाजे पर बने दो सफेद खोपड़ी के निशानों पर पड़ी और उसका दिल धक से रह गया। क्या ये सच में ऑफिस है? मुझे तो ये किसी भूतिया घर जैसा लग रहा है। उसी समय दरवाजा अचानक खुल गया। काले सूट में 7 फुट से भी ज्यादा लंबा एक आदमी बाहर आया और बोला, अंदर आइए, आपका इंतजार डायरेक्टर कर रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि आपने क्या गलती की है। इतना कहने के बाद उस लंबे आदमी ने उसे एक बार फिर घूर कर देखा। बस एक नजर और उस स्ट्रीमर की रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। सेल्फी स्टिक पकड़ा हुआ उसका हाथ भी कांपने लगा। ये बड़ा आदमी सच में मुझे मार तो नहीं देगा? ये सच में जू है या किसी माफिया का अड्डा? डायरेक्टर अंदर है, इसे अंदर ले आओ। दरवाजे के पीछे से एक भारी भरकम अधेड़ आदमी की आवाज आई। वो लंबा आदमी सिर हिलाकर बोला, अंदर चलो। हाँ, स्ट्रीमर कांपते हुए अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही उसने अंदर की हल्की पीली रोशनी और गहरे लाल रंग की सजावट देखी, उसकी सांस ही अटक गई। यहाँ कहीं अभी अभी किसी का मर्डर तो नहीं हुआ? ये जगह इतनी डरावनी क्यों है? मुझे पता है तुम जैसे छोटे स्ट्रीमर्स रातों रात फेमस होना चाहते हो, लेकिन उसके लिए मेरे जू के स्टाफ को परेशान करने की जरूरत नहीं है। अगर अगली बार ऐसा किया तो फिर तुम्हें खुद चलकर यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सीधे अस्पताल से उठवाकर तुम्हें यहाँ मंगवा लूंगा। ओ हाँ, सेब खाओगे? ये कहते हुए उसने नीचे से एक बड़ी तरबूज काटने वाली छुरी उठाई और उसी से सेब छीलने लगा। नहीं नहीं, धन्यवाद। स्ट्रीमर ने जल्दी जल्दी सिर हिला दिया। अब भी सेब खाने की बात कर रहे हो? मुझे तो लग रहा है अभी किसी को इसी छुरी से काटने वाले हो। ये सोचते ही उसके पैर और ज्यादा कांपने लगे। क्या हुआ? ठंड लग रही है? इतनी कम उम्र में ही इतनी कमजोरी। अफसोस मेरे पास तुम्हें गर्म करने के लिए कुछ नहीं है। ये कहते हुए उसने अपने पैरों के पास से एक बड़ा सा ब्लो टॉर्च निकाल लिया। दोनों हाथों से पकड़ने लायक उस बड़े ब्लो टॉर्च को देखकर स्ट्रीमर का कांपना और भी बढ़ गया। ये लोग क्या सच में लोगों को मारकर लाशें भी गायब करते हैं? अरे अब फिर पसीना क्यों आ रहा है? इतनी गर्मी लग रही है क्या? आजकल के नौजवानों को समझना ही मुश्किल है। ठंड हो तो परेशानी, गर्मी हो तो भी परेशानी। अली, इसे बाहर ले जाओ। जी सेकंड मास्टर। ये सुनते ही स्ट्रीमर रोने वाली आवाज में बोला, प्लीज मुझे मत मारिए, मुझसे गलती हो गई, मैं कसम खाता हूँ दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। इतना कहते ही उसकी पेंट से गर्म धारा नीचे बहने लगी। अरे यार, ये लोग भी ना इतनी जल्दी डर जाते हैं। उस लंबे आदमी ने एक हाथ से अपनी नाक ढकी और दूसरे हाथ से उस स्ट्रीमर को पकड़कर जल्दी से बाहर घसीट ले गया। ये दूसरा मास्टर डर के मारे सच में पेंट में पेशाब कर दिया। बगल में खड़े हल्के सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने कहा, कितना डरपोक निकला, और फिर भी मेरी भांजी को परेशान करने चला था। सच में बड़ी मजेदार बात है। हाँ हाँ हाँ, काफी मजेदार है। खैर, यही बात खत्म कर देते हैं। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वालों से बात कर लेना। मैं नहीं चाहता कि ये मामला ज्यादा फैल जाए। आखिर मैंग मैंग जूकीपर की जिंदगी से काफी खुश है। जी सेकंड मास्टर। ये सुनकर उस बूढ़े आदमी ने सम्मान से सिर झुका दिया। फिर वो मोड़ के पीछे गायब हो गया। उधर एग्जीबिशन हॉल के अंदर मोटा ऑरेंज बड़ी दिलचस्पी से वर्कर्स को कांच लगाते हुए देख रहा था। आखिर ऐसा काम देखने में किस लड़के को मजा नहीं आता? अब चाहे वो बाघ ही क्यों न बन गया हो, उसे अब भी ऐसे काम बड़ी दिलचस्पी से देखना पसंद था। लेकिन उसकी ये घूरती हुई नजर साउंड प्रूफ ग्लास लगाने वाले वर्कर्स को बुरी तरह नर्वस कर रही थी। उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि वो तेज नजर लगातार उनकी पीठ पर टिकी हुई है। बाघ को इतनी नजदीक से देखना भले ही मुफ्त था, लेकिन जू उन्हें इसी काम के पैसे दे रहा था। फिर भी ये कोई आसान काम नहीं था। अगर बाघ ने एक बार भी काट लिया तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाती। इसलिए सब लोग बहुत सावधानी से काम कर रहे थे। उन्हें डर था कहीं उनकी कोई हरकत बाघ का ध्यान
अपनी तरफ न खींच ले। टाइगर एग्जीबिशन रूम के अंदर कांच लगाना ऐसा काम था जिसे वो लोग आम तौर पर कभी स्वीकार नहीं करते, लेकिन इस बार जू ने इतनी अच्छी रकम ऑफर की थी कि उस मोटी पेमेंट के लिए उन्होंने आखिरकार ये रिस्क ले ही लिया। तभी एक वर्कर बोला, मैडम, क्या आपके बाग को सिलिकॉन सिलेंट की गंध पसंद नहीं है? उसे घूरते घूरते मेरी हालत ऐसी हो गई कि मैं ग्लू गन भी ठीक से पकड़ नहीं पा रहा हूँ। बूढ़े मास्टर ने कहा, वो तो बस आराम से अपना काम करना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसका साथ ही नहीं दे रहा था। वो बाग बहुत बड़ा था और बेहद डरावना भी। उसकी रीढ़ में लगातार सिहरन दौड़ रही थी। ऐसी हालत में काम पर ध्यान देना नामुमकिन था। नहीं, मुझे लगता है उसे बस ये सब देखना अच्छा लग रहा है। आप लोग चिंता मत कीजिए, दाजू बहुत अच्छा बच्चा है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमें पता है, लेकिन वो जब ऐसे घूरता है तो फिर भी डर लगता है। मैडम, क्या आप बाघ का सिर दूसरी तरफ घुमा सकती हैं? हाँ, अगर वो ऐसे ही हमें घूरता रहा तो हम झुक कर काम ही नहीं कर पाएंगे। बाकी वर्कर्स भी तुरंत सहमत हो गए। ये सुनते ही लियू मेंगमेंग ने दोनों हाथों से मोटे ऑरेंज की आंखें ढक दी। मास्टर वेई, अब ठीक है? क्या अब थोड़ा बेहतर लग रहा है? हाँ, अब पहले से थोड़ा बेहतर है। बहुत धन्यवाद मैडम। जैसे ही उन्हें वो चुभती हुई नजर गायब महसूस हुई, सबने राहत की सांस ली और फिर दोबारा काम में लग गए। उधर लियू मैंगमेंग के दोनों हाथों से आंखें ढकी होने के बावजूद मोटा ऑरेंज उसकी उंगलियों के बीच की छोटी सी जगह से अब भी चोरी चोरी देख रहा था। उसे अपना सिर घुमाने की बिल्कुल जरूरत महसूस नहीं हुई। जब तक वो वर्कर्स को कांच लगाते देख पा रहा था, उतना ही काफी था। वो उन वर्कर्स को और ज्यादा डराना भी नहीं चाहता था। क्या पता डर के मारे उनका पैर फिसल जाए या कहीं टकरा जाए। आखिर वही लोग तो उसके लिए ये कांच लगा रहे थे, ताकि बाहर के वो शोर मचाने वाले, परेशान करने वाले लोग उसे तंग ना कर सके। 2 घंटे बाद बूढ़े मास्टर ने अपने शागिर्दों के साथ मिलकर सारे औजार समेटे और कहा, मैडम, कांच लग चुका है। अपने डायरेक्टर को बता दीजिए, हम अब चल रहे हैं। ठीक है, लियू मेगमेंग ने बूढ़े मास्टर को जवाब दिया। फिर वो और उनकी पूरी टीम वहां से चली गई। बिग ऑरेंज, अब यहाँ पहले जैसा शोर नहीं होगा, है ना? सिस्टर तुम्हारे लिए खेलने के लिए एक बॉल भी लाएगी। अरे, अंदर ज्यादा उधम मत मचाना, कुछ तोड़ फोड़ मत करना। मोटे ऑरेंज ने एक नजर देखा और फिर कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। इतनी गर्मी में बॉल से खेलना, अभी तो पेट पूरा भरा हुआ है। ऐसी छोटी सी जगह में खेल कर भी क्या मिलेगा? आराम से लेटे रहना ही ज्यादा अच्छा है। हाँ, अगर ये लोग मेरे लिए कोई एनीमे चला देते तो और भी मजा आ जाता, लेकिन साफ था इन लोगों का मुझे टीवी देने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए मैं बस वही लेटा रहा। कितनी बोरियत है। दाजू ने एक लंबी जम्हाई ली और फिर आंखें बंद कर ली। शुए चलो, दाजू अब सोने वाला है। ये सुनकर लिन शुए ने सिर हिलाया। फिर दोनों एग्जीबिशन रूम से बाहर निकल गई। जैसे ही दोनों बाहर गईं, आसमान पर अचानक काले बादल छा गए। लगातार बिजली गिरने लगी और धरती हिला देने वाली गड़गड़ाहट गूंजने लगी। एक विशाल हड्डियों से बना जीव अपने पंख फड़फड़ाता हुआ काले बादलों के बीच से निकलकर दूर आसमान में उड़ गया। नीचे अंतहीन जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ फैले हुए थे। एक विशाल बाघ अपने पंख फैलाए ये सब चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखों में उलझन साफ दिखाई दे रही थी। फिर वही सपना, आखिर यह हो क्या रहा है? यह अजीब सपना रात में कभी नहीं आता। यह हमेशा तभी आता है जब मैं दिन में सोता हूँ। सच में बहुत अजीब है। और मैं ऐसा क्यों दिख रहा हूँ? तर्क से तो अगर सपना है तो मुझे इंसान होना चाहिए। फिर मैं सींग और पंखों वाला इतना विशाल बाग कैसे बन गया? वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। यही सोच रहा था मैं कि हवा में फैली उस खुशबू ने मुझे अचानक होश में ला दिया। दूर एक विशाल पेड़ आसमान को चीरता हुआ खड़ा था। उसके चारों तरफ तरह तरह की रंग बिरंगी रोशनियां चमक रही थी। साथ ही बीच बीच में लड़ाई की जोरदार आवाजें भी आ रही थी। ये बाहर कौन लड़ रहा है? इन लोगों के पास कोई और काम नहीं है क्या? मोटे ऑरेंज ने उलझन में अपने पंख फड़फड़ाए और थोड़ा और पास उड़ गया। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, उसने आगे मिट्टी उड़ती हुई देखी। हर तरफ लगातार धमाकों की आवाज गूंज रही थी। धूल और धुएं के बीच मोटे ऑरेंज ने देखा कि एक इंसान हाथ में भाला लिए एक वेयरवुल्फ से लड़ रहा था। मोटे ऑरेंज ने यही नजारा देखा। वो मन ही मन बुदबुदाया, ये भेड़िए जैसा दिखने वाला जीव शायद वही मशहूर मॉन्स्टर होगा और ये इंसान शायद कोई एग्जॉसिस्ट है। मानना पड़ेगा, ये तो सच में भाला लेकर मॉन्स्टर से लड़ रहा है। अभी दाजू यही सोच ही रहा था कि वेयरवुल्फ से लड़ रहा वो आदमी अचानक उसकी तरफ मुड़ गया। बिना एक पल गंवाए उसने अपना भाला उठाया, सीधा दाजू की तरफ निशाना लगाया और पूरी ताकत से फेंक दिया। अचानक दाजू की आंखें खुल गईं। उसने तुरंत अपने पूरे शरीर को देखा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। अच्छी बात थी, उसे कुछ नहीं हुआ था। उधर लियू मेंगमिंग खाना खाकर लिन शुएर को साथ लेकर अंदर आ रही थी। तभी उन्हें एग्जीबिशन रूम के अंदर से आवाज सुनाई दी। अरे बिग ऑरेंज, जाग गए? लियू मिंगमिंग ने पूछा। लेकिन बिग ऑरेंज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना आधा चेहरा पानी के बर्तन में डुबो दिया।
उसे अपना दिमाग थोड़ा शांत करना था। वो सपना सच में बहुत अजीब था। अरे बिग ऑरेंज, जरा अंदाजा लगाओ, बड़ी सिस्टर तुम्हारे लिए क्या स्वादिष्ट चीज लाई है। लो आ गया तरबूज। हाँ बिल्कुल तरबूज। खाओगे? अगर खाना है तो अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करना होगा। चलो पहले बड़ी सिस्टर से शेक हैंड करो। मोटा ऑरेंज एक पल के लिए वही ठिठक गया। एक पल के लिए मोटा ऑरेंज बिल्कुल रुक गया। दोनों पंजों में तरबूज पकड़ा हुआ हो तो शेक हैंड कैसे करे? क्या मेरे पास तीसरा हाथ भी है? मोटे ऑरेंज ने बेबस नजरों से लियू मेंगिंग की तरफ देखा, फिर अपना लोहे का बर्तन उठाकर उसके पास ले आया। चलो अच्छे बच्चे बनो। बिग ऑरेंज, पहले सिस्टर से शेक हैंड करो, फिर सिस्टर तुम्हें तरबूज देगी, ठीक है? ये सुनकर मोटे ऑरेंज ने बेबसी में अपना पंजा आगे बढ़ाया और उसे सीधे तरबूज पर रख दिया। सच में बहुत मुश्किल है, अब भी इन बेवकूफों के साथ ही रहना पड़ रहा है। तुम्हें अपनी सिस्टर से शेक हैंड करना है, तरबूज से नहीं। लियू मेगमैंग ने तरबूज पर रखे उस बड़े रोएदार पंजे को देखते हुए कहा। पास खड़ी लिन शुए से अब देखा नहीं गया। मैंग मैंग, मुझे लगता है पहले तुम्हें तरबूज नीचे रख देना चाहिए। तुम ऐसे करोगी तो टाइगर किंग शेक हैंड कैसे करेगा? उसे साफ समझ आ रहा था कि टाइगर किंग शेक हैंड करना चाहता है, लेकिन दिक्कत टाइगर किंग में नहीं, मेगामिंग में थी। लिन शुएर की बात सुनकर लियू मेगामिंग को आखिर याद आया कि उसके हाथ में अभी भी तरबूज था। ऐसे में शेक हैंड होना नामुमकिन था। सॉरी दाजू, मैं भूल गई थी कि अभी भी मेरे हाथ में तरबूज है। मुझसे नाराज मत होना। ठीक है कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। आखिर मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। बेवकूफ़ों से तो सिर्फ बेवकूफ़ ही नाराज होते हैं। वैसे भी मानसिक रूप से कमज़ोर लोगों का ख्याल रखना तुम्हारे टाइगर ग्रैंडपा की पुरानी आदत है। इतना सोचकर मैंने लोहे के बर्तन में रखा तरबूज एक बड़े कौर में काट लिया। वाह कितना मीठा है। मोटे ऑरेंज ने होंठ चाटे और उसके चेहरे पर पूरी संतुष्टि छा गई। गर्मी का मौसम और तरबूज सच में परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तरबूज खाने वाला टाइगर ऑनलाइन आ चुका है, सब लोग जल्दी आकर देखो। लिन शुएर अपना फोन उठाकर मोटे ऑरेंज का तरबूज खाते हुए वीडियो बनाने लगी और हंस पड़ी। मोटे ऑरेंज ने उसे वीडियो बनाते देखा तो बोर होकर बस अपना सिर एक तरफ टेढ़ा कर लिया। सच में तरबूज खाते हुए भी वीडियो बनाना जरूरी है क्या? आजकल लोग इतने फ्री है। हो गया हो गया, अब लंच का टाइम है। ये कहते हुए लियू मेगमिंग दरवाजे से मांस की एक बाल्टी अंदर ले आई। उसने मांस का एक बड़ा टुकड़ा उठाया और सीधे दाजू के मुंह में डाल दिया। ये देखते ही दाजू ने बिना किसी झिझक के एक ही बार में उसे निगल लिया। उसकी आंखों में पूरी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। आखिर बाघ की जिंदगी तो ऐसी ही होनी चाहिए। हाँ, अगर अभी कोई मेरी मजाज भी कर देता तो और भी मजा आ जाता। उफ, इतना सारा मांस देखकर तो मैं रो ही दूं। इतना मांस खरीदने की औकात भी नहीं है मेरी। सच कह रहे हो? क्या जू में जंगली इंसानों की भी भर्ती होती है? मैं तो अभी तैयार हूँ। मुझे ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए, बस इतना मांस कि इसका 1/3 हिस्सा मिल जाए। इंसानों को पिंजरे में रखना भी कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तो बस जूकीपर बनना है। हर 3 दिन में सैलरी मत देना, बस इतना मांस दे देना। मैं भी। चैट में हर तरफ यही आवाजें गूंजने लगी। उधर पेट भर चुका मोटा ऑरेंज धूप वाली जगह पर जाकर लेट गया। पेट भरने के बाद धूप सेकना सच में बहुत आरामदायक होता है। काश ऐसी जिंदगी हमेशा चलती रहे। जू में काम करना भी इतना बुरा नहीं है ना? देखो टाइगर किंग कितना खुश लग रहा है। हाँ, काश बिग ऑरेंज हर दिन ऐसे ही खुश रह सके। जरूर। तुम्हारा और टाइगर किंग का रिश्ता भी धीरे धीरे बेहतर होता जा रहा है। अब तो दोबारा यहाँ आने का इंतजार नहीं हो रहा। तुम और टाइगर किंग तो अब लगभग सिस्टर होंगे। जितने करीब हो गए हो तो अगली बार आते ही चली जाओगी। एक दिन और रुक कर मेरा साथ नहीं दोगी? नहीं, मैं यहाँ पहले ही 2 दिन और एक रात रुक चुकी हूँ। अगर अब भी वापस नहीं गई तो सानहुआ मुझसे जरूर नाराज हो जाएगी। बस मेरी तरफ से हुफांग का अच्छे से ख्याल रखना। मैं अगली बार फिर मिलने आऊंगी। इतना कहकर लिन शुए एग्जीबिशन रूम से बाहर चली गई। आंखें बंद करके ऊँग रहा दाजू उसके दूर जाते कदमों की आवाज सुन रहा था। मन ही मन उसने सोचा, सच में अफसोस है। उसकी मसाज करने की स्किल तो कमाल की थी, लेकिन जाते जाते उसने लियू मेगमिंग को वो तरीका सिखाया भी नहीं। अब तो मुझे वो आरामदायक मसाज फिर कभी नहीं मिलेगी। उफ, जिंदगी भी कितनी मुश्किल है। बिल्ली वाली लंबी सांस। शाम ढलते ढलते जू के अंदर भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी। कुछ देर पहले तक चहल पहल से भरी जगह अब फिर से शांत हो गई। मोटे ऑरेंज ने एक लंबी जम्हाई ली, फिर अपनी आंखें खोल दी। आखिरकार काम खत्म हुआ। अब अपने कमरे में जाकर आराम से सो सकता हूँ। बस पता नहीं मेरा कमरा अब कैसा दिखता होगा। लगता है अब तक ताला भी बदल दिया होगा। उम्मीद है नया ताला खोलना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, वरना रात में बाहर घूमना मुश्किल हो जाएगा। दाजू, चलो अब वापस रहने वाली जगह चलते हैं, ठीक? लियू मेगमिंग ने दाजू को हल्के से थपथपाते हुए कहा। ठीक है। दाजू जमीन से उठ गया और लियू मेगमिंग के पीछे पीछे एग्जीबिशन रूम से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही वो बिग ऑरेंज हाउस पहुंचा वो वहीं रुक गया। जो जगह पहले लगभग खाली हुआ करती थी अब उसके सामने तारों वाली बाड़ लगा दी गई थी।
और चारों तरफ कैमरे ही कैमरे लगे हुए थे। सबके सब बिग ऑरेंज हाउस की तरफ ऐसे तने हुए थे जैसे मशीन गन हो। मैं तो बस थोड़ी देर घूमने बाहर गया था, कोई बुरा काम तो नहीं किया था। क्या सच में इतनी बड़ी तैयारी करने की जरूरत थी? बिग ऑरेंज, तुम्हारा नया खेलने वाला एरिया पूरी तरह तैयार हो गया है। ये लगभग एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा है। खुश हो, है ना? लियू मैगमैन मुस्कुराते हुए बोली। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि काम इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। सिर्फ एक ही दिन में सब तैयार हो गया। उन्होंने पुरानी जमीन पर नई टर्फ भी बिछा दी थी। खुश? हाँ, बिल्कुल। अब बाहर निकलने की उम्मीद बस उस ताले पर टिकी हुई है। उम्मीद है उसे बदलना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। कुछ ही देर में दोनों बिग ऑरेंज हाउस के दरवाजे तक पहुंच गए। तभी मोटे ऑरेंज की नजर चमकते हुए इलेक्ट्रॉनिक लॉक पर पड़ी। शायद बाहर वाली तरफ ही इलेक्ट्रॉनिक होगा, अंदर से तो पहले की तरह खुल ही जाएगा, है ना? मोटे ऑरेंज ने मन ही मन सोचा। फिर वो लियू मैंगमैन के पीछे पीछे अंदर चला गया। लेकिन अंदर जाते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर वाली तरफ भी इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा हुआ था। ऊपर से उसमें फेस रिकॉग्निशन भी था। ये क्या मुसीबत है? अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा? कोई मुझे बताएगा इस लॉक में अपना चेहरा कैसे रजिस्टर करूं? दाजू को अंदर आते देखकर लियू मैंगमैंग मुस्कुराकर बोली, दाजू, तुम थोड़ी देर यहीं आराम करो। सिस्टर तुम्हारे लिए खाना लेकर आती है। अभी वापस आती हूँ, इधर उधर मत घूमना और कुछ तोड़ना भी मत। हाँ हाँ, जल्दी जाओ, बिल्कुल सही मौका है। हूँ ये, अब मैं पता लगाऊंगा कि इस लॉक में अपना चेहरा कैसे रजिस्टर किया जाता है। फिर मैं आराम से दरवाजा खोल सकूंगा। जैसे जैसे लियू मेंगमेंग दूर जाती गई, दाजू तुरंत बिस्तर से छलांग लगाकर सीधे दरवाजे के लॉक के सामने पहुंच गया और बड़े ध्यान से उसे समझने लगा। अब इस फेस रिकॉग्निशन को सेट कैसे किया जाता है? बार बार बस एरर ही बोल रहा है। दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा। 999 बार कोशिश करने के बाद मोटे ऑरेंज ने आखिर हार मान ली। सिर झुकाकर वापस बिस्तर पर आ गया और थोड़ी ही देर में गहरी नींद में सो गया। देर रात मॉनिटरिंग रूम में बैठा सिक्योरिटी गार्ड कैमरे देख रहा था। उसने एक लंबी जम्हाई ली और कुर्सी पर टिक गया। देखते ही देखते उसे झपकी आ गई। वैसे भी उनके जू में कोई कीमती सामान तो था नहीं, सिर्फ जिंदा जानवर ही थे। चारों तरफ ऊंची बाड़ लगी हुई थी। ऐसी जगह कौन चोरी करने आएगा? और हर रात वो लोग खुद जाकर सारे एनक्लोजर के ताले चेक करते थे, इसलिए किसी जानवर के भागने का सवाल ही नहीं था। आधी नींद में सिक्योरिटी गार्ड यही सोच रहा था और फिर जल्दी ही सपनों की दुनिया में खो गया। लेकिन ठीक उसी समय एक परछाई चुपचाप पांजी हुआ जू के बाहर दिखाई दी। उसने 3 मीटर से भी ऊंची बाड़ को बड़ी आसानी से पार किया और सीधे दा जू के रहने वाली जगह की तरफ बढ़ गई। फेस रिकॉग्निशन फेल। दरवाजा नहीं खोला जा सकता। पूरी तरह भावहीन इलेक्ट्रॉनिक आवाज सुनाई दी। फिर लाल रंग की लाइट धीरे धीरे बुझ गई। लेकिन उसी पल लोहे का दरवाजा अपने आप खुल गया। वो काली परछाई चुपचाप बिग ऑरेंज के कमरे के अंदर घुस गई। दरवाजा खुलने की आवाज, आधी नींद में पड़े मोटे ऑरेंज ने हल्का सा सिर हिलाया और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। अरे वाह, कितनी प्यारी बड़ी सी बिल्ली है। ही, बड़ी सिस्टर को बड़ी बिल्लियां सबसे ज्यादा पसंद है। आओ, बड़ी सिस्टर के साथ चलो। ये अचानक सुनाई दी लड़की की आवाज सुनते ही उनिंदा दा जू पूरी तरह जाग गया। ये आवाज लियू मैंगमेंग की नहीं थी, ना ही लिन शुएयर की, और बिल्कुल भी सिस्टर होंगर की नहीं। ये किसी अजनबी की आवाज थी। हे भगवान, हे महान सम्राट, आजकल पैसे चुराते देखा है, लोगों को अगवा करते भी देखा है, लेकिन पहली बार किसी को बाघ चुराने आते देख रहा हूँ। आखिर इस जू की सिक्योरिटी करती क्या है? इतना बड़ा इंसान अंदर आ गया और किसी को पता तक नहीं चला। और वो दरवाजा तो बहुत मजबूत होना चाहिए था, है ना? फिर ये इतनी आसानी से कैसे खुल गया? मोटे ऑरेंज को ऐसे देखते हुए सफेद पारंपरिक कपड़े पहने उस लड़की ने अपना मुंह ढककर हंसी। लेकिन किटी, डरो मत, बड़ी सिस्टर बहुत जेंटल है, ठीक है? इतना कहते हुए वो धीरे धीरे बिग ऑरेंज की तरफ बढ़ने लगी। तभी मोटे ऑरेंज ने अपना मुंह पूरा खोल दिया। आगे झुककर वो उस पर जोरदार झपट्टा मारने ही वाला था। लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाने की कोशिश की, उसे अचानक अपने मुंह में एक बहुत बड़ा चिकन लेग महसूस हुआ। कैसा है? स्वादिष्ट है ना? अगर तुम बड़ी सिस्टर के साथ चलोगे तो तुम्हें ऐसा स्वादिष्ट खाना हर दिन मिलेगा। हूँ, बीफ तो तुम्हारा सच में अच्छा है, लेकिन ये टाइगर इतनी अच्छी पक्की नौकरी छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। लड़की दा जू को बीफ चबाते हुए देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, बड़ी किटी, जब तुम कुछ बोल नहीं रहे तो बड़ी सिस्टर इसे तुम्हारी हाँ मान लेती है। हाँ किस बात की? टाइगर बॉस कहीं नहीं जाने वाला। अब तुम क्या कर लोगी इतने छोटे से शरीर के साथ? मैं खुद भी तुम्हें बांधने दूं तो भी पहले तुम्हारे अंदर मुझे बांधने जितनी ताकत तो होनी चाहिए। मुझे तुम्हारी बातों से कोई मतलब नहीं और तुम्हारी बड़ी बड़ी बातों से भी नहीं। लेकिन तभी मोटे ऑरेंज ने अचानक महसूस किया कि उसके ऊपर कुछ गिर रहा है। और उसी वक्त उस लड़की ने मोटी बड़ी बिल्ली को उसका खाना खाते हुए भी देख लिया। तो अब तुम्हें बड़ी सिस्टर के साथ चलना ही होगा। धत्त तेरे की, पहले टाइगर लॉर्ड को बाहर तो निकालो।
मैं फिफ्थ लॉर्ड का बड़ा सा आंगन भी नहीं छोड़ सकता, और फिफ्थ लॉर्ड की पक्की नौकरी तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बड़ी किटी, इतना परेशान मत हो, बड़ी सिस्टर तुम्हें बहुत जल्दी यहाँ से बाहर निकाल देगी। इतना कहकर उसने बोरा अपने कंधे पर उठाया और बिग ऑरेंज हाउस से बाहर निकल गई। फिर बाड़ फांद कर सीधे जंगल की तरफ बढ़ गई। अरे भाई, मेरे जू से कोई ऐसे ही चीज उठाकर ले गया और एक शब्द तक नहीं बोला। क्या मेरा टाइगर इतना कीमती हो गया है? जंगल के अंदर एक लंबा चौड़ा आदमी झुककर कुर्सी बना हुआ था। उसके ऊपर काला चश्मा लगाए जू डायरेक्टर बैठे हुए थे। उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि आज जू में कोई चोर आ जाएगा और वो भी ऐसी चीज चुराएगा, एक मोटा सा बाघ। उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि सामने आई ये औरत उसी दुनिया की इंसान थी। वो औरत डायरेक्टर को ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, चेहरे पर जरा भी शर्म नहीं थी कि वो रंगे हाथों पकड़ी गई है। इस बिल्ली का मेरे साथ थोड़ा पुराना रिश्ता है। मैं बस इसे देखने आई थी, देखना चाहती थी कि ये कितना बड़ा हो गया है और अब इसकी उम्र भी हो चुकी है, इसलिए इसे अपना बपतिस्मा लेने का समय आ गया है। पता नहीं मिस्टर लियू टिएहुआ इसे जाने देंगे या नहीं। वैसे मैंने इसे ब्रीडिंग सेंटर से उधार लिया था। तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है ये मुझे नहीं पता और जानने में भी मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मेरी भांजी इसे बहुत पसंद करती है। अगर तुम इसे ले गई तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? अगर सब बिगड़ गया तो कल मेगमेंग पूरा जू सिर पर उठा लेगी। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि सामने वाली औरत और बिग ऑरेंज के बीच क्या इतिहास है। वो सिर्फ इतना जानता था कि मैंग मैंग बिग ऑरेंज को बहुत पसंद करती है, बस वही उसके लिए काफी था। ये सुनकर वो औरत हल्के से हंसी, आराम से। मैं बस इस बिल्ली को थोड़ी देर के लिए कहीं ले जा रही हूँ, ज्यादा समय नहीं लगेगा। वैसे भी मैं इसके साथ ज्यादा देर नहीं रह सकती, इसलिए मैं इसे वापस जरूर छोड़ जाऊंगी। और तुम मुझसे लड़ना तो नहीं चाहोगे, है ना? ये सुनकर डायरेक्टर के चेहरे पर अजीब सी झिझक आ गई। उसी समय उसके सामने खड़ी वो आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। तुम कुछ बोल नहीं रहे तो मैं इसे तुम्हारी हाँ समझ लेती हूँ। लगता है बॉस जा चुकी, ये बताने की जरूरत नहीं, मैं अंधा नहीं हूँ। ओहा, तुम्हारी आंखें भी काम करती है। कमाल की बात है, अगर सच में लड़ाई हो जाती तो शायद मेरी ही बेइज्जती होती। बॉस, अब क्या करें? अगर कल सुबह मिस मेगामिंग को बिग ऑरेंज नहीं मिला तो हमारी खैर नहीं। समझ गया, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मैं पहले से यही सोच रहा हूँ कि इस बात को कैसे संभालूं। और याद रखना, आज रात वाली बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। समझ गए? ओ बॉस, वैसे ब्रीडिंग सेंटर से एक और बाग उधार ले आइए। बॉस, एक और बाग की जरूरत ही क्यों है? यंग मिस की आंखें खराब तो नहीं है? अरे तुम भी, क्या तुम्हें लगता है मैं अपनी ही भांजी से झूठ बोलूंगा? दूसरा बाग सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि घूमने आने वाले टूरिस्ट को दिखाया जा सके। भूल गए क्या? एग्जीबिशन का अभी एक पूरा दिन बाकी है और वहां बाग ही नहीं होगा। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें उसके लिए ओवर टाइम करवाऊंगा? बिल्कुल नहीं। ओह, तो बात ऐसी है। उधर दूसरी तरफ उस औरत ने मुस्कुराते हुए बोरा खोल दिया। बड़ी फुलफुली किटी, अब बाहर आ जाओ, हम पहुंच गए हैं। थोड़ी ही देर में गुस्से से भरा दा जी बोरे से बाहर निकल आया और मुंह खोलकर जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ पूरे इलाके में गूंज उठी। बस बस, इतना मत दहाड़ो। वो औरत दाजी के पास आई और हंसते हुए बोली, अरे मेरी बड़ी किटी, तुम बड़ी सिस्टर से बचकर कहीं नहीं जा सकते। इधर आओ, बड़ी सिस्टर तुम्हें थोड़ा प्यार करेगी। भागने का सोचो भी मत, मैं सच में बहुत ताकतवर हूँ। आज तुम्हें दिखाती हूँ टाइगर बॉस क्या कर सकता है। सालों की मेरी ट्रेनिंग, फियर्स टाइगर डिसेंड्स द माउंटेन। जोरदार दहाड़ के साथ पूरी ताकत लगाकर मैं हवा में छलांग लगा गया, सीधा उस औरत की तरफ। लेकिन कुछ ही पल बाद अभी जो टाइगर किंग बड़ी शान से छलांग लगा रहा था, वो अब उसी औरत की बाहों में दबा हुआ था। बड़ी कीटी, तुम तो बहुत तेज निकले। इतना पसंद आया क्या? बड़ी सिस्टर तो अब और इंतजार ही नहीं कर सकती। रुको जरा, मैं तो पहाड़ से उतरता हुआ एक खूंखार बाघ था, तुम्हारी गोद में खुदा ने नहीं कूदा था। अभी भी मुझसे अकड़ दिखा रहे हो। मेरी बड़ी किटी, बड़ी सिस्टर तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। ही, और शरारत करोगे तो बड़ी सिस्टर तुम्हारी पिटाई करेगी। हूं तुम्हारा वे हूँ, कभी किसी के आगे नहीं झुकता। पूरी जिंदगी मैंने कभी ताकतवर लोगों के सामने सिर नहीं झुकाया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक औरत मुझे ऐसे दबोच लेगी। क्या मेरे जैसा टाइगर किंग अब सच में किसी औरत का खिलौना बनकर रह जाएगा? उसी समय ब्रीडिंग सेंटर के ब्रेक रूम में, देंगाओ, तुम्हारे जू को फिर से एक बाग उधार चाहिए। तुम्हारे पास तो बिग ऑरेंज है ना, आधी रात को ट्रेनिंग सेंटर आकर बाग मांगना। ये पूरा मामला बहुत संदिग्ध लग रहा है। बिग ऑरेंज को कोई उठा ले गया। ये सुनते ही वो लंबा चौड़ा आदमी एकदम सिमट गया और घबराकर बोला, क्या कहा? किसी ने मेरे बिग ऑरेंज का अपहरण कर लिया। ये सुनते ही सिस्टर होंगर की आंखें तुरंत लाल हो गई और उसके शरीर से बर्फ जैसी ठंडी आभा फूट पड़ी। एक ही पल में पूरा ब्रेक रूम ठंड से जम गया। वो लंबा चौड़ा आदमी जल्दी से आगे आया, उसे समझाने लगा कि वो बस थोड़ी देर के लिए गया है, जरूर वापस आ जाएगा। अगर 2 महीने के अंदर द जू वापस नहीं आया तो मैं खुद तुमसे हिसाब करूंगी। कुछ देर बाद
चारों तरफ फैली ठंड धीरे धीरे कम होने लगी। फिर उसने पूछा, क्या लियू मिंगमिंग को इस बारे में पता है? यंग मिस को अभी कुछ नहीं पता। ये घटना अभी अभी हुई है। बॉस ने हमें किसी को भी बताने से मना किया है और कहा है कि इस बात को पूरी तरह छिपा कर रखना। अगर यंग मिस पूछे तो बस इतना कहना कि दाजू को ट्रेनिंग सेंटर ले जाया गया है। अगर मैं मैंग मैंग से कह दूं कि तुम लोगों ने दाजू को खो दिया है तो तुम्हें क्या लगता है फिर क्या होगा? ये सुनते ही वो लंबा चौड़ा आदमी तुरंत झुक गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। सेकंड मिस, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर फर्स्ट मिस को इस बात का पता चल गया तो हम सबकी खैर नहीं होगी। ना, चलो ना, हमारी थोड़ी मदद कर दो। या फिर मैं तुम्हारे लिए ये बात दबा भी सकती हूँ। तुम्हारे बॉस के पास फायर ब्रांच है ना? मुझे वही बड़ा वाला ऑरेंज चाहिए। मैं अभी बढ़ रही हूँ, थोड़े सप्लीमेंट्स की जरूरत है। ये सुनते ही उस लंबे चौड़े आदमी के चेहरे का रंग बदल गया। ये फैसला मैं खुद नहीं कर सकता। पहले बॉस से पूछना पड़ेगा, फिर आपको जवाब दूंगा। ठीक है, जाकर अपने बॉस को बता देना। ये सुनकर वो लंबा चौड़ा आदमी सिर हिलाने लगा। फिर उसने सावधानी से पूछा, बाग उधार लेने वाली बात, आपका क्या फैसला है? मेरे साथ आओ। सेकंड सिस्टर हुआ उठी और दरवाजे की तरफ चल पड़ी। ये देखकर वो लंबा चौड़ा आदमी भी तुरंत उसके पीछे चल दिया। उधर दूसरी तरफ एक अंधेरी गुफा के अंदर मोटा ऑरेंज अलग अलग आकृतियों वाली मूर्तियों को ध्यान से देख रहा था। तभी दाजू की नजर अचानक एक मूर्ति पर बने आसमान में उड़ते हुए ड्रैगन पर पड़ी। उसने उसे तुरंत पहचान लिया। ये तो पौराणिक यिंगलोंग ड्रैगन है और वो सामने ड्रैगन के सिर वाला विशाल कछुआ, लगता है वो शुआनवो है। उधर वो 9 पूंछों वाली लोमड़ी, वो तो पौराणिक 9 टेल्ड फॉक्स ही होगी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर एक विशाल बाघ की मूर्ति पर पड़ी, वो एक पल के लिए ठिठक गया। ये तो मेरे सपने वाला बाघ नहीं है, ये तो क्योंची है। 4 महान अशुद्ध दानवों में से एक, जिसकी कहानी टाइगर मॉम सुनाया करती थी। क्या तुम इसके जैसा बनना चाहते हो? तो फिर तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये सुनते ही दाजू तुरंत होश में आ गया। मेरे जैसा बाघ मेहनत क्यों करेगा? मेहनत करनी है तो बस खाने में, सोने में और खेलने में। जहां तक क्योंची जैसा भयानक दानव बनने की बात है, उसे रहने ही दो। लेकिन चलते चलते दाजू ने एक और बाघ की मूर्ति देखी। उस बाघ के पंख नहीं थे, लेकिन वो शुभ बादलों पर खड़ा था। ये बाघ जाति का दिव्य रक्षक है। बाईहू, व्हाइट टाइगर काफी शानदार है ना? तुम इसके जैसा नहीं बनना चाहते। इस बार तो सीधा मना भी नहीं कर सकता। लेकिन फिफ्थ मास्टर तो बस एक खुशहाल छोटा सा बाघ बनकर रहना चाहता है। सोना, खाना, खाना, सोना और बीच बीच में थोड़ा घूम लेना। आखिरकार मोटे ऑरेंज ने वो जगह देखी जिसे वो औरत स्नान घर कह रही थी। वहां एक बड़ा सा तालाब था जिसमें अजीब रंग का पानी भरा हुआ था। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसमें नहाना चाहिए। ज्यादा तो वो जहर का तालाब लग रहा था। जब मोटा ऑरेंज अभी भी झिझक रहा था, तभी बगल से उस औरत की आवाज आई, जल्दी अंदर कूदो। ऊपर क्या देखते रह गए? मोटे ऑरेंज ने सिर घुमाकर देखा। वो औरत बड़ी दिलचस्पी से उसे ही देख रही थी। अगर मैं खुद नहीं कूदा तो शायद ये मुझे लात मारकर अंदर गिरा देगी। ये सोचकर मोटे ऑरेंज ने दांत भींचे और सीधे तालाब में छलांग लगा दी। आह, ये पानी तो कितना गर्म और आरामदायक है, और इसमें हल्की सी मीठी खुशबू भी है। पता नहीं इस तालाब में क्या डाला हुआ था, लेकिन थोड़ी देर उसमें भीगने के बाद मोटे ऑरेंज को अचानक नींद आने लगी। अरे छोटे, इतनी जल्दी नींद आ गई, अब आराम से सो जाओ। ये देखकर वो औरत वहां से चली गई। उधर तालाब में पड़ा मोटा ऑरेंज पहले ही सपनों की दुनिया में पहुंच चुका था। सपने के अंदर उसके सामने अचानक 2 आकृतियां प्रकट हुई, और वो दोनों ठीक वही व्हाइट टाइगर और क्योंची थे जिनकी मूर्तियां उसने अभी अभी देखी थी। सबसे पहले व्हाइट टाइगर मुस्कुराया और बोला, अरे छोटे से मोटू, क्या तुम मेरे जितने ताकतवर और रौबदार बनना चाहते हो? बस एक बार कह दो कि चाहते हो, फिर मैं तुम्हें ताकतवर बनने का तरीका बता दूंगा। तभी क्योंची ने बीच में कहा, जरूरी नहीं कि ये तुम्हारे जैसा बनना चाहता हो। मुझे इसके अंदर एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हो रही है। मेरे हिसाब से इसे मेरी तरफ आना ज्यादा सही रहेगा। व्हाइट टाइगर ने हंसते हुए कहा, अरे छोटे, ये तो एक भयानक दानव है। अच्छी तरह सोच लेना, पवित्र दिव्य पशु बनना कहीं बेहतर है। लोग सम्मान भी करेंगे, पूजा भी करेंगे। ऊपर से मेरी व्हाइट टाइगर किलिंग टेक्निक भी सर्वोच्च दिव्य शक्तियों में से एक है। मैं इससे कमजोर कैसे हो सकता हूँ? क्योंची मुस्कुराया। छोटे, व्हाइट टाइगर की किलिंग टेक्निक बस दिखावा है, असली ताकत तो मेरी स्किल्स में है। वाह, लगता है पौराणिक जीव भी आपस में मुकाबला करते हैं, और लगता है यह मुकाबला आज का नहीं, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। दोनों बड़े बड़े दिग्गजों को अब भी बहस करते देख मोटे ऑरेंज ने बस अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में उसकी नाक के सिरे पर एक छोटा सा स्लीप बबल बनने लगा। उधर जू में लियो मेगामेंग ट्राईसाइकिल पर मोटे ऑरेंज का नाश्ता लेकर आ रही थी। बिग ऑरेंज हाउस के अंदर कुछ छोटे छोटे टाइगर कब्स उस लंबे चौड़े आदमी को घूर रहे थे, और वो आदमी बाहर धीरे धीरे आती ट्राईसाइकिल को देख रहा था। सोच रहा था ये बात यंग मिस को कैसे बताए कि दाजू को ब्रीडिंग सेंटर ले जाया गया है। अंकल वांग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
मैं बॉस के आदेश से आया हूँ। मिस मेगमेंग को एक बात बतानी है। ओ, बात ऐसी है। ब्रीडिंग सेंटर से मिस होंगर का फोन आया था। उन्होंने कहा दाजू की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ मिली है, इसलिए कल रात ही वो लोग दाजू को अपने साथ ले गए। क्या दाजू ठीक तो है ना? घबराइए मत, घबराइए मत। वो लंबा चौड़ा आदमी जल्दी जल्दी समझाने लगा कि मामला इतना गंभीर नहीं है। मिस मेगमेंग, आप चिंता मत कीजिए। वैसे उसे कल ही चेंगदू ले जाया गया है। इतना कहते हुए उसने बगल में खड़े मुंह खोले हुए एक छोटे से टाइगर कब की तरफ इशारा किया। वो छोटा टाइगर दिखने में प्यारा था, लेकिन चेहरे पर हल्की सी रोबदार झलक भी थी। अरे वाह, कितना प्यारा है! ये देखते ही लियू मेगमेंग तुरंत हंस पड़ी। छोटे किट्टीज, जल्दी इधर आओ, बड़ी सिस्टर तुम्हें गोद में लेगी। ये सुनते ही छोटे छोटे टाइगर कब अपने नन्हे नन्हे पैरों से दौड़ते हुए उसकी तरफ आने लगे। बड़ी सिस्टर, मुझे गोद में लो। हा हा। लियू मेगमेंग हंसते हुए उन छोटे टाइगर कब्स के पीछे भागने लगी। उसे उनके साथ खेलते देखकर वो लंबा चौड़ा आदमी आखिरकार राहत की सांस ले पाया। मिस मेगमेंग, बॉस का संदेश। मैं पहुंचा चुका हूँ। लंबे चौड़े आदमी ने लंबी सांस छोड़ी और सीधे डायरेक्टर के ऑफिस की तरफ भाग गया। उधर तालाब में तैर रहा मोटा ऑरेंज धीरे धीरे जाग गया। उसने चारों तरफ देखा और एक पल के लिए वहीं जड़ हो गया। धत, मैं अब तक इसी तालाब में सो रहा था। अच्छा हुआ तुम्हारे टाइगर लॉर्ड के शरीर पर इतनी चर्बी है, वरना इस मौसम में तो ठंड से ही मर जाता। तालाब से बाहर निकलने के बाद मोटे ऑरेंज ने देखा कि वो पागल औरत कहीं दिखाई नहीं दे रही। उसने राहत की सांस ली। आखिरकार भागने का मौका मिल गया। भागो, जल्दी भागो। लेकिन जैसे ही मोटा ऑरेंज गुफा से बाहर निकला, वो फिर से रुक गया। गुफा के बाहर दो रास्ते थे, एक बाईं तरफ और दूसरा दाईं तरफ। बाईं तरफ वाला रास्ता जंगल के और अंदर जा रहा था, जबकि दाईं तरफ वाला रास्ता काफी समतल था और लगता था कि कहीं जाता है। दाईं तरफ वाले रास्ते पर साफ दिख रहा था कि लोगों का आना जाना रहता है। अगर मैं दाईं तरफ गया तो कहीं फिर उसी पागल औरत से टकरा गया तो, ये सोचकर मोटा ऑरेंज बाईं तरफ चल पड़ा। लेकिन जितना वो आगे बढ़ता गया, आसपास का जंगल उतना ही सुनसान होता गया और पैरों के नीचे का रास्ता भी धीरे धीरे गायब होने लगा। जू, जू आखिर कहाँ है? तुम्हारे फिफ्थ मास्टर ने तुम्हें ढूंढते ढूंढते जान लगा दी। अब सामने फैले इस वीरान जंगल को देखकर मोटा ऑरेंज पूरी तरह उलझ गया। जैसा कहते हैं, असली आदमी वही होता है जो समय देखकर झुकना भी जानता हो। लगता है वापस लौट जाना ही बेहतर रहेगा। ज्यादा से ज्यादा फिर से उस बुरी औरत से सामना हो जाएगा तो क्या हुआ, कम से कम वो मुझे खाना तो खिलाएगी। अगर मैं ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो कहीं एक गलत कदम पड़ा और सीधा खाई में गिरकर टाइगर कबाब बन जाऊंगा। लेकिन वो अभी ज्यादा दूर वापस नहीं लौटा था कि उसने देखा वो बुरी औरत एक पत्थर पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे का भाव देखकर लग रहा था जैसे उसे पहले से पता था कि मैं यहीं वापस आने वाला हूँ। ये देखकर मोटे ऑरेंज ने उसकी तरफ मुंह खोलकर म्याऊं जैसी आवाज निकाली, फिर अपने पेट पर हल्की सी थपकी भी दी। क्या बड़ी किटी को भूख लगी है? लेकिन बड़ी सिस्टर के पास अभी खाना नहीं है। हाँ, बड़ी सिस्टर को पता है अच्छा खाना कहाँ मिलेगा। मेरे साथ चलोगे? ये सुनते ही मोटा ऑरेंज वहीं जम गया। क्या तुम मुझे किडनैप करके लाई हो और खाने का इंतजाम तक नहीं किया? अगर बड़ी किटी को खाना है तो जल्दी मेरे साथ आओ। आखिरकार मोटे ऑरेंज के पास उसके पीछे चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। कुछ ही देर बाद दोनों नदी किनारे एक खुली जगह पर पहुंच गए। औरत ने नदी की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक बाघ होने के नाते तुम्हें खुद अपना खाना पकड़ना सीखना होगा। हर वक्त इंसानों पर निर्भर रहोगे तो काम नहीं चलेगा। ये सुनकर मोटा ऑरेंज बस नदी को घूरता रह गया। मैं बाघ हूँ, कोई नदी में रहने वाला जीव नहीं। अब मुझसे नदी में मछली पकड़ने को कह रही हो? ये कोई इंसानों वाला काम है क्या? लेकिन तभी उसके गद्दार पेट से जोर की गुर्राहट सुनाई दी। आखिरकार मोटे ऑरेंज को मजबूर होकर नदी में छलांग लगानी पड़ी। कुछ ही देर बाद उसे नदी के तल में कई मोटी मोटी मछलियां एक साथ तैरती हुई दिखाई दी। उन्हें देखकर मोटे ऑरेंज के मुंह से लाल में लार टपकने लगी। जैसे जैसे मछलियों का झुंड उसके करीब आता गया, मोटे ऑरेंज ने अपना मुंह पूरा खोल दिया, अपने पिछले पैरों से जोर लगाया और पूरी ताकत से उनकी तरफ झपट पड़ा। बेचारी मछलियों को संभलने का मौका भी नहीं मिला कि मोटा ऑरेंज पहले ही उनके बीच पहुंच चुका था। उनके ठीक बीच में पहुंचकर मोटे ऑरेंज ने सीधे लगभग 40 पाउंड की मोटी मछली को मुंह में दबोच लिया, फिर पानी से छलांग लगाकर बाहर निकल आया। उस बड़ी सी मछली को चटकर जाने के बाद उसका लगातार गुर्राता पेट आखिरकार शांत हो गया। पेट भरते ही मोटा ऑरेंज फिर से भागने की प्लानिंग करने लगा। उस बुरी औरत के कपड़े देखकर तो यही लग रहा है कि उसे तैरना नहीं आता होगा, है ना? उसी समय वो औरत उसके पास आ गई। पेट भर गया, बड़ी कीटी का पेट भर गया, तो अब हमें चलना चाहिए। जाएंगे मेरे पैर, बाय। तुम्हारा टाइगर बॉस अब निकल रहा है। इतना कहकर मोटे ऑरेंज ने जोरदार छलांग लगाई, सीधे नदी में कूदा और दूर की तरफ तैरने लगा। लेकिन उसे भागता देखकर
वो औरत बिल्कुल भी नाराज नहीं हुई। ये छोटा सा बेवकूफ सोचता है कि पानी में भाग कर बच जाएगा। कितना मासूम है। भागो, भागते रहो, मैं भी देखती हूँ तुम कितना तेज भाग सकते हो। इस समय पानी के अंदर मोटे ऑरेंज के चारों छोटे छोटे पैर मोटर की तरह लगातार चल रहे थे। कुछ ही देर में वो कई 100 मीटर दूर निकल गया। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि वो औरत उसका पीछा नहीं कर रही, तो मोटा ऑरेंज नदी से बाहर निकल आया और किनारे पर चढ़ गया। अब जल्दी से किसी ऐसी जगह पहुंचना होगा जहां लोग हों। बस उनके सामने दिख जाऊंगा, फिर जानबूझकर पुलिस को बुलाने का मौका दूंगा। उसके बाद मुझे वापस जू पहुंचा दिया जाएगा और फिर से वही मुफ्त का खाना, मुफ्त का रहने का इंतजाम। क्या बड़ी किटी भागना खत्म कर चुकी? अगर भाग लिया हो तो अब बड़ी सिस्टर के साथ वापस चलो। मोटा ऑरेंज अभी यही सोच रहा था कि अचानक पास से उस औरत की आवाज सुनाई दी। उसका पूरा शरीर एकदम जड़ हो गया। ये यहाँ कैसे पहुंच गई? मुझे तो लगा था मैं इसे बहुत पीछे छोड़ आया हूँ, और ये बिना आवाज किए चलती कैसे है? क्या ये कोई भूत है? ये सोचते ही मोटे ऑरेंज के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तो बस यही सुना था कि भूत इंसानों को ढूंढते हैं, लेकिन किसी भूत को बात ढूंढते हुए पहली बार देख रहा हूँ। होश में आते ही दाजू चीखा और पूरी ताकत से फिर भागने लगा। ये छोटा सा बेवकूफ फिर क्यों भाग गया? क्या मैं सच में इतनी डरावनी हूँ? वो औरत हैरानी से धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ गई और दाजू के पीछे उड़ने लगी। कुछ ही देर में पूरी रफ्तार से भाग रहा था। जो अचानक महसूस करने लगा कि उसका शरीर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ रहा है। उसने चाहे जितनी कोशिश की, वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। फिर वो औरत हवा पर कदम रखते हुए सीधे दाजू के सामने आ गई। बड़ी सिस्टर ने कहा था, इतनी तेज मत भागो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं मेरी बड़ी किटी। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बड़ी सिस्टर तुम्हारी तरफ है। ये सब देखकर मोटे ऑरेंज के पूरे शरीर के बाल खड़े हो गए। मॉम बचाओ, भूत वाली औरत बाघ को खा जाएगी। चलो अब बड़ी सिस्टर के साथ वापस चलो, यहाँ वहां मत भटका करो। तीनों लड़कियों ने मिलकर मोटे ऑरेंज की पूंछ पकड़ ली और उसे सीधे घसीटते हुए ले जाने लगी। बचाओ बचाओ, मोटा ऑरेंज जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन सामने वालों का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। कुछ देर तक सब कुछ घूमता रहा, फिर मोटे ऑरेंज को जमीन पर पटक दिया गया और वो चक्कर खाकर उल्टियां करने लगा। मेरी बड़ी फुलफुली किटी, लगता है तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। तुम्हें सच में और ताकतवर बनना पड़ेगा, वरना बड़ी सिस्टर आगे चलकर तुम्हें बाहर कैसे ले जाएगी। उस औरत की ये बात सुनते ही मोटे ऑरेंज फिर से कांप उठा। और तुम बहुत तेज उड़ती भी हो, तुम्हारे साथ बाहर तो सिर्फ कोई बेवकूफ ही जाएगा। जब मोटा ऑरेंज मन ही मन उसे कोस रहा था, वो औरत मुस्कुराकर बोली, आओ बड़ी सिस्टर, तुम्हें कुछ मजेदार दिखाती है। फिर मोटा ऑरेंज कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी पूंछ फिर से पकड़ ली गई। पूंछ की जड़ से लेकर सिर के पीछे तक एक ठंडी लहर दौड़ गई। मोटा ऑरेंज पूरी ताकत से जमीन नोचने लगा, इतनी जोर से कि जमीन से चिंगारियां तक निकलने लगी, लेकिन फिर भी वो खुद को छुड़ा नहीं पाया और उसे घसीटते हुए सीधे एक छोटे से अंधेरे कमरे में ले जाया गया। आओ बड़ी सिस्टर, तुम्हें अपना छोटा सा खजाना दिखाती है। फिर एक झटके में पर्दा हटाया गया और वो अंधेरा कमरा एकदम दिन की तरह चमक उठा। वहां फुटबॉल जितना बड़ा एक चमकता हुआ गोल मोती रखा था, जिससे तेज सफेद रोशनी निकल रही थी। अरे ये कहीं वही पौराणिक नाइट पर्ल तो नहीं? मोटा ऑरेंज उस चमकते हुए मोती को घूरता रह गया। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। इतना बड़ा मोती, इसकी कीमत तो करोड़ों में होगी, है ना? किसे पता था ये बुरी औरत इतनी अमीर निकलेगी। कैसा लगा? बहुत शानदार है ना? ये बड़ी सिस्टर का खजाना है। इतना कहकर वो औरत उस विशाल चमकते हुए गोले को उठाकर मोटे ऑरेंज के सामने ले आई। छूना चाहते हो? छू लो, शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर गलती से ये मेरे हाथ से गिर गया तो तुम मुझे जरूर मार डालोगी। मोटे ऑरेंज ने तुरंत सिर हिला दिया और धीरे धीरे पीछे हट गया। मन ही मन खुद से कहने लगा, नहीं, इसे किसी भी हालत में मौका नहीं देना है कि ये मुझे दोबारा हाथ लगाए। अगर पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब से यही तुम्हारा घर है, यहीं आराम से रहना। बड़ी सिस्टर तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, ठीक है? इतना कहकर वो औरत मुड़ी और वहां से चली गई। इस बार मोटा ऑरेंज तुरंत भागा नहीं। उसे डर था कि कहीं वो बुरी औरत उसकी परीक्षा तो नहीं ले रही, इसलिए उसने पहले ऐसे दिखाया जैसे बस इधर उधर देख रहा हो। ये जगह काफी साधारण थी, लकड़ी का बना एक सामान्य सा घर। दरवाजे पर टंगी तख्ती पर लिखा था, शू जियाओ जियाओ। ये नाम और लियू मेगमेंग, हम दोनों सच में एक जैसी है और दोनों ही सचमुच टाइगर है। लियू मेगमेंग बिना सोचे समझे हरकत करती है और ये शू जियाओ जियाओ किसी की बात सुनती ही नहीं। बेचारा मैं, एक छोटा सा बाघ, एक साथ इन दोनों महान लोगों से टकरा गया। सच में किस्मत ही खराब है। कुछ देर बाद बाहर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। मोटा ऑरेंज आखिर कमरे से बाहर निकला, इस बार पूरी सावधानी के साथ। इस बार किसी ऊंची जगह पर चढ़कर देखना होगा कि आसपास कोई इंसान है भी या नहीं, वरना इस घने जंगल में ऐसे ही चलते रहे तो शायद अगले साल भी बाहर का रास्ता नहीं मिलेगा।
सामने ही एक पहाड़ी रास्ता था जो सीधे चोटी तक जाता दिखाई दे रहा था। दाजू बिना रुके सीधे पहाड़ की तरफ दौड़ पड़ा। मुझे वापस जू जाना है, मुझे अपने बड़े बिस्तर पर सोना है और मुझे बकरी का दूध भी पीना है। बकरी के दूध की चाह में मोटा ऑरेंज बड़ी तेजी से पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया, लेकिन चारों तरफ नजर घुमाई तो सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दिए। कहीं भी कोई इंसान नहीं था। मानव सभ्यता का तो कोई नामो निशान तक नहीं था। क्या अब पूरी जिंदगी यही इंसानों को ढूंढते हुए निकल जाएगी?